हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आज हमारा डेमो लेक्चर होने वाला है सीयूटी यूजी ऑनलाइन क्लासेस को लेकर, जिसका सिलेबस रहेगा फिजिकल एजुकेशन डोमेन का। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन डोमेन की, तो आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। तो जो बेसिकली ये फिजिकल एजुकेशन डोमेन है, ये आपका एलएनआईपी का सिलेबस है। कौन से चीज का, कौन से कोर्स का? एलएनआईपी बीपीएड एंट्रेंस का, ठीक है। साथ ही में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिजिकल एजुकेशन का कॉलेज है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस, जहां पर बीएससी कोर्स किया जाता है फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में, वहां भी आपका फिजिकल एजुकेशन डोमेन आपको लेना पड़ता है। और आपका यही चीज हो गया एलएनआईपी बीपीएड एंट्रेंस के लिए। और साथ ही में अगर आप एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करके फिजिकल एजुकेशन डोमेन की तैयारी कर रहे हैं फॉर एनी अदर दिल्ली यूनिवर्सिटीज, सो यू कैन ज्वाइन आवर कोर्सेज। ठीक है। तो अगर आपको एलएनआईपी की तैयारी करनी है या फिर करनी है आईजीआईपी डबल एस न्यू दिल्ली के बारे में, या फिर अलग अलग डी यूनिवर्सिटीज में, अगर आपने फिजिकल एजुकेशन डोमेन को चूज किया है एज अ सब्जेक्ट, तो आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा कोर्स है फिजिकल एजुकेशन डोमेन का, बेसिकली इससे अच्छा कोर्स आपको नहीं मिलेगा अगर आप बात करें फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में इस चीज को रिगार्डिंग। ठीक है। आपको हमसे मिलेगा, डेली नोट्स मिलेगा, जो क्लासेस होंगी डेली लाइव चलती हैं रात को 8:30 बजे से। नया बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर बाई द वे अगर आपने कभी लाइव क्लास मिस कर दिया, तो आपको उसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी दे दिया जाएगा। ठीक है, ऐप पर ही मिलेगा। साथ में मिलेगा आपको नोट्स मिलेगा। आप देख लेंगे नोट्स कितने अच्छे रहते हैं, जो हमने बनाए रहते हैं खुद पर्सनली। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको नोट्स अवेलेबल करा दिया जाएगा। साथ में मिलेगा टेस्ट सीरीज, जो आपको जैसे आपका सेंटर पर एग्जाम होता है ना, एनटीए कराता है, उसी प्रकार से आप घर बैठे बैठे कंप्यूटर पर टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। तो सब कुछ हमारे ऐप पे अवेलेबल है, सिर्फ ₹650 कोर्स में। तो अगर आपको किसी भी कॉलेज की तैयारी करना है, एलएनआईपी हो या फिर आईजीआई कॉलेज हो या कोई भी डी यूनिवर्सिटी हो, अगर आपने ये सब्जेक्ट चूज किया तो हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। आपको मैं स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ऐप के बारे में दिखा देता हूँ। देख सकते हैं आप, जैसे ये हमारा ऐप है लैपटॉप पे, डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप। ठीक है। तो ये हमारा ऐप है एक्चुअली, ठीक है, लैपटॉप का। ऐसे ही आपके फोन में भी प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप, तो आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे सीयूटी यूजी फिजिकल एजुकेशन डोमेन फॉर एलएनआईपी बीपीएड आईजीआईपीएस बीएससी एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस। यहाँ व्यू डिटेल्स करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं क्लासेस के बारे में जो भी डिटेल्स है, सारा कुछ बताया गया है। ठीक है। 26 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, मतलब। और बोर्ड स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए अलग से 15 मार्च से बैच स्टार्ट होगा। अगर कोई बच्चा बोर्ड देना चाहता है और बाद में ज्वाइन करना चाहता है, तो वो भी कर सकता है। ठीक है, या फिर अभी भी कर सकते हैं। आपको बाद में आपको न्यू बैच में एनरोल करने के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना पड़ेगा। जो लास्ट ईयर 1,26,000 बच्चों ने एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया था फिजिकल एजुकेशन को, ठीक है, अगर बात करें पूरे इंडिया में, तो उसमें से जो टॉप रैंकर 1 लाया था बच्चा, हमारा लाया था 198 मार्क्स लाया था। ठीक है। आपको मैं उसका भी दिखा दूंगा फोटो। नोट्स दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। पिछले 4 साल से हम पढ़ा रहे हैं इस कोर्स के लिए। ठीक है। सीयूटी के लिए 2 साल से पढ़ा रहे हैं, उससे पहले सीयूटी नहीं था तो कुछ और चीज के लिए पढ़ा रहे थे, जो एलएनआईपी बीपीएड एंट्रेंस था, इसके लिए पढ़ा रहे थे। ठीक है। ऑल इंडिया रैंक 1 आया है हमारे स्टूडेंट्स का 2020, 2022, 2023 में। अगर आपको इसका वेरिफिकेशन करना है, तो आप हमारे डिकोडिंग स्पोर्ट्स इंस्टा के स्टोरी के हाइलाइट्स चेक कर सकते हैं। वहां पे बच्चों का रिजल्ट अपलोड किया गया है। ठीक है। लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डिंग मिलेगा, एमसीक्यू सेशंस मिलेगा हर चैप्टर वाइज फिनिश करने के बाद। अच्छे से अच्छा नोट्स मिलेगा, रेमिडियल क्लासेस होगा वीकेंड्स में अगर किसी को डाउट होती है तो। गाइडेंस मिलेगा आपको एलएनआईपी के लिए, रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, स्किल टेस्ट, और हर चीज का मतलब बेसिकली बताने वाला है। आप देख सकते हैं, आप तो इतने छोटे नहीं है कि आपको सब चीज बताया जाए। आप खुद ही जाइए प्ले स्टोर से डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप को इंस्टॉल करिए और कोर्स को पेड कोर्सेज में जाकर परचेज कर लीजिए, अगर आपको हमारे साथ जुड़कर तैयारी करनी है तो। ठीक है, मूव ऑन करते हैं सिलेबस पे, जो हमें बेसिकली आज आपको एज अ डेमो प्रोवाइड करना है और आपको पढ़ाना भी है सीयूटी और यूजी ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन डोमेन के बारे में। तो मूव ऑन करते हैं। पहले हम देखते हैं सिलेबस क्या रहेगा हमारा। सभी लोग देख सकते हैं इसमें जो सीयूटी का एग्जाम पैटर्न रहता है, इसमें आते हैं 50 क्वेश्चंस। ठीक है। इसमें से हमें कोई भी 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं, जो भी हमें 40 आते हैं, और 10 क्वेश्चंस को हमें छोड़ देना रहता है। तो जो 40 क्वेश्चंस हम करते हैं, अटेम्प्ट करने रहते हैं, एक क्वेश्चन रहता है हमारा 5 नंबर का। तो 45 जा कितना हो गया, 200 मार्क्स। मतलब एक सब्जेक्ट आपका जो अगर होगा फिजिकल एजुकेशन का, तो वो होगा 200 नंबर का। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। नेगेटिव मार्किंग कितनी रहती है, 1/5 रहती है। मतलब एक गलत करने पे 1 नंबर कट जाएगा और एक सही करने पे 5 नंबर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो आप देख सकते हैं यूनिट 1 है सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिर ट्रेनिंग मेथड्स है। फिर करियर एस्पेक्ट्स इन फिजिकल एजुकेशन, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, करियर एस्पेक्ट्स, हेल्थ एजुकेशन। मतलब पूरे कुल मिला के अगर बात करें तो हमारा कितने चैप्टर्स हैं, 9 चैप्टर्स हैं। ठीक है, पूरे सिलेबस में।
ऐसा नहीं है कि आप अगर पढ़ेंगे जैसे तो आपको क्लास 11 12th बुक जो फिजिकल एजुकेशन बुक रहता है उसमें सब कुछ मिल जाएगा। कुछ कुछ चीजें हैं जो नहीं मिलेंगी, पर फिर भी जो हमारा नोट्स है स्पेसिफिक रहेगा, मतलब टॉपिक टू वाइज इन डीप में स्टडी करेंगे एक एक चीज को डिटेल में, आप देख लेंगे खुद ही अभी। ठीक है। तो आप अगर चाहे तो रेफरेंस एज फिजिकल एजुकेशन बुक को मांग सकते हैं, और अगर आप नहीं नहीं है, किसी के पास कुछ समझ में नहीं आता, तो हमारा नोट्स भी काफी रहेगा। ठीक है, सब कुछ हम आपको करा देंगे। फिजिकल एजुकेशन बुक में भी आपको सब टॉपिक्स नहीं मिलेंगे, कुछ कुछ छूटे रहेंगे, पर आजकल ऐसे क्वेश्चन बनते हैं थोड़ा डीप बनते हैं। आपको मैं दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसा बच्चे बोलते हैं ना फिजिकल एजुकेशन इजी, ऐसा नहीं है। अब वो लेवल बदल चुका है। ठीक है, आपको मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा। थोड़ा पढ़ा लेते हैं पहले। तो बात करते हैं यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना है हमें। तो यूनिट 1 में देखिए नाम क्या है, सोशियोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो क्या समझ में आ रहा है आपको सोशियोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन की, कि सोशियोलॉजी की बात करी जा रही है। ठीक है, इसका क्या इम्पैक्ट है फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में, इतना तो समझ में आ रहा है। आप देख रहे हैं बच्चे खेल रहे हैं, मतलब सोशियोलॉजी की बात करें तो कैसे घुल मिल रहे हैं, एक सोसाइटी की तरह कैसे रहे हैं, अपना किसी पे कैसे डिपेंडेंसी दिखा रहे हैं। सोशियोलॉजी मतलब इतना तो आपको बेसिक आइडिया होगा ही दिमाग में। चलिए आगे हम और डिटेल में पढ़ते हैं क्या है बेसिकली ये। तो देखिए इस जो यूनिट है, पहला यूनिट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है देख सकते हैं। पहला पॉइंट है गेम्स एंड स्पोर्ट्स एज मेंस कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, ये आपके कुल 4 टॉपिक हैं, देखेंगे जितना कवर कर पाएंगे अभी इस लेक्चर में कवर करेंगे। क्या बोला है यूनिट 1 में, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन के अंदर 4 सब टॉपिक्स हैं, चारों के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली स्टार्ट करेंगे हम पढ़ना यहाँ से। तो देखिए क्या बोला गया यहाँ पे, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो यहाँ से आपके दिमाग में आया कि सर ये सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो फिजिकल एजुकेशन चैप्टर का नाम है, अभी हम चैप्टर के नाम के ऊपर बात करें। ठीक है, तो ये कहाँ से आया, सोशियोलॉजी से आया और एक फिजिकल एजुकेशन से आया। ठीक है, दो वर्ड से बना हुआ है सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। एक हो गया सोशियोलॉजी, दूसरा हो गया फिजिकल एजुकेशन। अब सोशियोलॉजी का बेसिकली थोड़ा थोड़ा आइडिया तो सभी को है कि सर सोशियोलॉजी क्या होता है। आप देखिए, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल लाइफ, किसी का सोशल लाइफ कैसा है। ठीक है, मतलब सोशल लाइफ बात करें तो आप अपने से नहीं, बाकी लोगों को, बाकी जो जितने भी लोग हैं उनसे कैसे घुल मिल रहे हैं, कैसा आपका जीवन है बाकी लोगों के साथ। सोशियोलॉजी मतलब इतना इतना आ रहा है कि सोशल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। फिर क्या बोला, सोशल चेंज, आप बाकी लोगों से, अपने आसपास के माहौल से कैसे चेंज कर रहे हैं, अपने आप को अडेप्ट कैसे कर रहे हैं। एंड द सोशल कॉजेस एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और आपके जो बिहेवियर है उसमें क्या इंपैक्ट आ रहा है आपके सोसाइटी से, उसे क्या क्या कारण है। तो ये सब चीजें हम सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, इतना तो आइडिया होगा सभी को। फिर क्या बोला, द टर्म सोशियोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। अब सोशियोलॉजी आपका एक लैटिन वर्ड से आया है। कौन सा लैटिन वर्ड है, एक है आपका सोसाइटस, दूसरा है लोगस। सोसाइटस मतलब क्या होता है, सोसाइटी होता है। ठीक है, हमारे आसपास के लोग क्या हो जाएंगे, हमारे सोसाइटी हो जाएंगे। आप होता है ना कॉलोनी में रहते हैं, जैसे मान लीजिए एक घर है, तो एक घर में अलग 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 क्वार्टर्स होते हैं, तो एक सोसाइटी हो जाता है ना। तो सोसाइटस यहाँ से है, सोसाइटी से, लैटिन वर्ड से। और लोगस मतलब होता है कोई भी चीज का हम स्टडी करते हैं या उसको साइंस बोलते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ या साइंस ऑफ। तो हम ये कह सकते हैं सोशियोलॉजी को, सोशियोलॉजी मीन्स साइंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो सोशियोलॉजी क्या है, हमारा साइंस है कहाँ का, ये कोई भी एक पर्टिकुलर सोसाइटी का। तो एक बहुत ही फेमस ऑथर थे, कौन, एरिस्टोटल। इन्होंने क्या बोला, कॉल्ड मैन आ सोशल एनिमल। मैन मतलब यहाँ बात कर रहा है ह्यूमंस की। ठीक है, बोले कि इंसान एक सोशल प्राणी है, मतलब सोशल जानवर है मान लीजिए। ठीक है, सोसाइटी इज अ मस्ट फॉर ह्यूमंस। उन्होंने बोला कि सोसाइटी इंसान के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। क्यों, बिकॉज अनलाइक अदर ऑर्गेनिजम्स, अगर हम बात करें अदर ऑर्गेनिज्म से, उनके उनको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता, पर एक इंसान को दूसरे पर डिपेंडेंट रहना ही पड़ेगा, क्योंकि दे आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन मीटिंग आउट देयर बेसिक नीड्स। क्योंकि एक इंसान अपना जो बेसिक नीड्स होती हैं, क्या क्या बेसिक नीड्स हो जाएंगी, जैसे आपका खाना हो गया, ठीक है, शेल्टर हो गया, आपका सेक्स हो गया, तो ये सब हमारे बेसिक बेसिक नीड्स हैं। ये सब हम अपने आप अंदर खुद से प्रोड्यूस कर नहीं लेंगे, एक इंसान को दूसरे पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, ह्यूमंस को। तो ऐसा किसने बोला, एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल कोल्ड मैन अ सोशल एनिमल, सोसाइटी इज अ मस्ट फॉर ह्यूमंस बिकॉज अनलाइक अदर ऑर्गेनिजम्स दे आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन मीटिंग आउट देयर बेसिक नीड्स। ठीक है, अब देखिए नीचे एक डेफिनेशन है एरिस्टोटल के द्वारा। इन्होंने क्या बोला डेफिनेशन में, इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग सोशल वैल्यूज फॉर द सर्वाइवल ऑफ कल्चर। मतलब जो भी हमारा कल्चर है, ठीक है, और उसको सर्वाइव करने के लिए, उसको अडेप्ट करने के लिए हम अपने आप को क्या सोशल वैल्यूज एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, दूसरों से, जैसे आप मान लीजिए यहाँ से, आप मान लीजिए बिहार के लोग हैं, ठीक है, जैसे आप मान लीजिए बिहार के हैं, आप गए कहीं पटना में, दूसरे स्टेट में रहने गए, मान लीजिए छत्तीसगढ़ में रहने गए,
तो यहाँ का कल्चर कुछ और था, यहाँ का कल्चर कुछ और था। तो अरिस्टोटल ने बोला इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग सोशल वैल्यूज। आप यहाँ का जब जाएंगे तो सोशल वैल्यूज कैसे अडेप्ट कर रहे हैं वहां के कल्चर में ढलने के लिए, ये डेफिनेशन दिया किसने, एरिस्टोटल ने, ऐसा इन्होंने बताया। मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हूँ। तो सोशियोलॉजी के बारे में हमने इतना कुछ पढ़ा, आपको दिमाग में क्या घुसा? कुछ भी नहीं घुसा, तो बस इतना घुसा लीजिए दिमाग में कि सर सोशियोलॉजी मतलब होता है कि हम कैसे किसी के साथ घुल मिल रहे हैं, कैसे उनके साथ अडेप्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये सब हमारा सोशियोलॉजी आ जाएगा, जहां पे हम समाज की बात करते हैं। ठीक है, तो सोशियोलॉजी के बारे में सबको तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन में। सोशियोलॉजी के कुछ कुछ डेफिनेशंस हैं, यहाँ से लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि सोशियोलॉजी का डेफिनेशन ये किसने दिया है। तो मैंने 5 डेफिनेशंस लाए हैं। आपको ये डेफिनेशन जो है कोई भी एक पर्टिकुलर ऑथर देता है, और डेफिनेशंस को आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शंस नहीं रहता है। अलग अलग डेफिनेशंस अलग अलग ऑथर के द्वारा दिया गया है। अब हम चीजों को डीप में पढ़ रहे हैं ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे, अगर आप डेली क्लास को ज्वाइन करेंगे और समझेंगे तो चीजों को। तो पहला डेफिनेशन दिया गया है एरिस्टोटल के द्वारा, जो मैंने अभी आपको समझा दिया। दूसरे डेफिनेशन पे देखते हैं, जो कि दिया गया डेफिनेशन बाय वार्ड। सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, मतलब एक सोसाइटी के बारे में हम स्टडी करते हैं, तो वो हमारा सोशियोलॉजी हो गया। सिंपली आप इतना समझ सकते हैं। फिर दिया गया डेफिनेशन बाय ग्लीन एंड गिलिन। ये दोनों अलग अलग आदमी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल ग्रुप्स। एक साइंस है, कहाँ का, एक सोशल ग्रुप का, अलग अलग ग्रुप का क्या है, साइंस है। अ सोशल ग्रुप इज अ सिस्टम ऑफ सोशल इंटरेक्शंस, मतलब जहां पे लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, वो हमारा होता है सोशल ग्रुप। ठीक है, आपका जैसे मैंने बताया था, आपको कॉलोनी का एग्जांपल दिया था। एक कॉलोनी में अलग अलग घर होता है, वहां पे लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारा सोशियोलॉजी हो जाता है। या फिर मान लीजिए आप 4 दोस्त हैं, ठीक है, चारों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं कुछ भी लेकर, तो ये क्या हो रहा है, हमारा एक सोशियोलॉजी हो रहा है ना। हम आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये डेफिनेशन दिया था किसने, ग्लिन एंड ग्लिन ने। अब दूसरे डेफिनेशन पे आते हैं, जो ग्रीन कलर से है, डेफिनेशन बाय मैक एवर एंड पेज। सोशियोलॉजी इज अबाउट सोशल रिलेशनशिप। सोशियोलॉजी क्या है, सब कुछ हमारा सोशल रिलेशनशिप है, जो हम आपस में एक दूसरे से मेंटेन करते हैं। द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप वी कॉल सोसाइटी। अब ये कौन सा नेटवर्क है रिलेशनशिप का, इसी को, जो नेटवर्क है उसी को हम सोसाइटी बोलते हैं। ठीक है, तो एक सोसाइटी में रिलेशनशिप बना रहे हैं इनके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी हम। फिर जो मार्शल के द्वारा डेफिनेशन दिया गया है सोशियोलॉजी का, इन्होंने क्या बोला, द स्टडी ऑफ मैन इन रिलेशनशिप टू मैन, मतलब एक इंसान का दूसरे इंसान से क्या रिलेशनशिप रहता है, जो हम इसके बारे में पढ़ते हैं, तो इसको बोलते हैं हम सोशियोलॉजी। तो ये बेसिकली 5 डेफिनेशन हैं आपके सोशियोलॉजी के। ठीक है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, आप चीजों को थोड़ा डीप में पढ़िए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, आपका लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था 2022 या 23 में आया था, सीयूटी यूजी फिजिकल एजुकेशन में, दिस डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी वाज गिवन बाय होम। तो जो भी सोशियोलॉजी के 5 मेन डेफिनेशंस थे, उसको मैंने यहाँ पर आपके लिए ले आया है। बिलीव मी, अगर आप डेली ज्वाइन करेंगे तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। और ये चैप्टर को आज आपको इसी वीडियो में बने रहिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, मैंने बताया था आपको सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन 2 भागों से आया हुआ है, एक सोशियोलॉजी हो गया, एक हो गया फिजिकल एजुकेशन। तो सोशियोलॉजी तो मैंने बता दिया आपको क्या होता है। अब फिजिकल एजुकेशन क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछ दे कि फिजिकल एजुकेशन क्या होता है, तो एक तो होता है, बहुत सारा डेफिनेशन होता है, अलग अलग ऑथर के द्वारा दिया रहता है। दूसरा क्या रहता है, क्या बताएंगे आप, बोलेंगे सर खेल कूद होता है, कुछ कुछ होता है, बता नहीं पाएंगे। तो देखो, फिजिकल एजुकेशन आपसे कोई भी पूछे तो कल को आप ये बता पाए, सिंपल शब्दों में बता दूं, द एजुकेशन विच वी रिसीव थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज इज नोन एज फिजिकल एजुकेशन। क्या बोला गया इस लाइन में, कोई भी एजुकेशन जो हमें मिलती है जब भी हम फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब जो भी शिक्षा हमें मिल रही है जब हम खेल कूद में हिस्सा ले रहे हैं, तो वो हमारा हो जाता है फिजिकल एजुकेशन। द एजुकेशन विच वी रिसीव थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज कैन बी टर्म्ड एज फिजिकल एजुकेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं सोशियोलॉजी यहाँ पे दिया गया है डायग्राम में, हम एक दूसरे से घुल मिल रहे हैं, ठीक है, और प्लस फिजिकल एजुकेशन, खेल कूद में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये दोनों को कैसे रिलेट करना है, ये हमें समझना है इस पूरे चैप्टर में। अब तक तो मैंने सिर्फ चैप्टर के नाम के बारे में आपको बताया है, ठीक है, और हमें आगे भी देखना है। जैसे हमें सोशियोलॉजी का डेफिनेशन देखा ना, उसी प्रकार से फिजिकल एजुकेशन के भी कुछ कुछ डेफिनेशन हैं ऑथर के द्वारा जो दिए गए हैं, जो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए, आजकल का पेपर कोई भी एग्जाम का दे लीजिए आप, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का पेपर इतना इजी नहीं आता है, ठीक है, चीजें डीप में पूछी जा रही हैं। तो क्यों ना, जब हम पढ़ ही रहे हैं, जब हमारा एग्जाम मई में है, तो चीजों को ऐसा पढ़ ले कि कोई क्वेश्चन छूट ही ना जाए। ठीक है, आपको मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा, जो पढ़ाऊंगा ना, इतना डीप आप बोलेंगे अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, बोलेंगे सर इतना डीप पढ़ा रहे हो, पर क्वेश्चंस ऐसे ही आए हैं लास्ट ईयर्स। आपको चलो अब बात कर लेते हैं। तो मैंने बताया आपको सोशियोलॉजी और फिजिकल एजुकेशन के बारे में बात करना हमें
कि क्या इसका इम्पैक्ट है, कैसे आया, क्या है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स कैसे इन्वॉल्व हुआ, गेम्स एंड स्पोर्ट्स का क्या प्रभाव पड़ता है सोशियोलॉजी में। तो ये सब पूरा हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अब आगे बात करते हैं, कुछ कुछ डेफिनेशंस हैं फिजिकल एजुकेशन के, जो अलग अलग ऑथर्स के द्वारा दिया गया है। डेफिनेशन वही होता है जो एक पर्टिकुलर ऑथर देता है, ठीक है, उसको हम डेफिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ क्या बोला गया, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब सर को बोलेंगे सर इतना बड़ा डेफिनेशन है कैसे याद करेंगे, तो भूल जाएंगे हम। तो पहले डेफिनेशन में बोले क्या लिखा गया है, फिजिकल एजुकेशन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन प्रोसेस इज अ फील्ड ऑफ एंडेव्योर दैट हैज एन its aim in the improvement of human performance through the medium of physical activities that have been selected with a view to realize these outcomes। अब देखिए ये तो इतना बड़ा लाइन है, कैसे याद करूं, आपके दिमाग में घबराहट होगी। आपको सिर्फ ऊपर वाले डेफिनेशन को कॉपी में लिख लेना है और एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। आना समझना क्या है, हमें लाइन कौन सा याद करना है, नीचे वाला सिर्फ एक लाइन याद करना है। चार्ल्स ए बूचर इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन। जहां पे चार्ल्स ए बूचर आएगा वहां पे इंटीग्रल वाला आएगा। अब जैसे यहां से बूचर से क्या आ जाएगा, आपका बूचर से आ जाएगा बुक। आपको इसको ट्रिक बना बना के याद करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको ये चीजें याद रहेंगी, नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो बूचर से आ गया क्या, आपका बुक आ गया। अब बुक बेसिकली हमारा क्या काम करता है, सबको इंटीग्रेट करता है। क्या करता है, जो बुक्स होते हैं हमारे, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जितने भी बुक्स होते हैं क्या करते हैं, सबको हम सब एक ही जैसे पढ़ते हैं ना। मतलब कोई अलग कैटेगरी का, कोई अलग कैटेगरी का हो, सबको वो क्या करता है, इंटीग्रेट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। तो ऐसे क्या याद कर सकते हैं हम, चार्ल्स ए बूचर से आ जाएगा बुक, और बुक क्या करता है, सबको इंटीग्रेट करता है। मतलब कि जो इंटीग्रल वाला डेफिनेशन था वो चार्ल्स ए बूचर ने दिया था। अच्छा लगा ना ट्रिक, ऐसे करके याद करना पड़ेगा तब आपको डेफिनेशन याद होगा। बाकी इसको लिख लीजिएगा, एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, वहां पे आपको लगाने पड़ते हैं एग्जाम के ट्रिक्स। तो ऐसे ट्रिक्स आपको लगाने पड़ेंगे फिजिकल एजुकेशन के, ठीक है। ऐसे हर चीज आपको मैं याद कराऊंगा, ध्यान से देखते रहिएगा। अभी बहुत सारे डेफिनेशन है फिजिकल एजुकेशन के, 6-7 ऑथर के, जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, जो बहुत ही फेमस है। और एक डेफिनेशन आया भी था इसी 6 में से आपको लास्ट ईयर। तो आगे बढ़ते हैं, एक और डेफिनेशन है, दूसरा डेफिनेशन बात करें किसके द्वारा दिया गया है, ये दिया गया है जेबी नेस के द्वारा। अब इन्होंने क्या बोला है, फिजिकल एजुकेशन इज दैट पार्ट ऑफ एजुकेशन विच इज रिलेटेड टू एक्टिविटीज ऑफ द मेजर ह्यूमन मसल्स। अब इन्होंने बात कर रहे हैं मसल्स के बारे में, बात कर रहे हैं कि फिजिकल एजुकेशन ऐसा पार्ट है एजुकेशन का, हमारी शिक्षा का, जो रिलेट करता है जहां भी हमारा जो भी एक्टिविटीज में हमारे बॉडी के मेजर मसल्स इंवॉल्व होती हैं। मेजर मतलब ज्यादा, जो बड़े अमाउंट में मसल्स रहती हैं वो इन्वॉल्व हो रही है, वहां से एजुकेशन मिल रहा है, मतलब फिजिकल एजुकेशन हो रहा है, ऐसा इन्होंने बोला है जेबी नेस ने। ठीक है, थोड़ा तेज तो नहीं बोल रहा हूँ, देखो चीजें बड़ा है, ज्यादा पढ़ाना है तो थोड़ा तेज चलना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाता है, तो देखेंगे नहीं। वैसे आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं इंटू टू स्पीड में, तो मैंने इंटू टू स्पीड अपना अपना लिया है ताकि आपको कम समय में ज्यादा समझ में आए। तो देखिए यहाँ पे पहला डेफिनेशन हो गया जेबी नेस के द्वारा, इन्होंने बोला मसल्स जहाँ पे हमारा मेजर मसल्स इन्वॉल्व होती है वहां से एजुकेशन होता है। जहाँ पे कोई भी एक्टिविटी में हमारे मसल्स इन्वॉल्व हो रही है तो फिजिकल एजुकेशन होता है। फिर इन्होंने एक और डेफिनेशन दिया है, जेबी नेस ने, फिजिकल एजुकेशन इज दैट फेज ऑफ होल्ड फील्ड ऑफ एजुकेशन दैट डील्स विद बिग मसल एक्टिविटीज एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्सेज। यहाँ भी इन्होंने बात करी बिग मसल एक्टिविटीज की। तो आपको सिर्फ एक ही चीज याद करना है, जेबी नेस मतलब आ रहा है कौन सा, मसल आ रहा है। तो एक लाइन याद कर सकते हैं, जेबी नेस मतलब हो जाएगा फील्ड ऑफ एजुकेशन डील्स विथ मसल्स एक्टिविटी। ठीक है, फील्ड ऑफ एजुकेशन डील्स विथ मसल एक्टिविटी। तो कहीं भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा मसल का, तो आप सिंपली लगा दीजिएगा नेस। ठीक है, तो ये ऐसे करके याद कर सकते हैं, नेस जहां आएगा वहां मसल आएगा। ठीक है, तो ये वाला ट्रिक हो गया दूसरे का, जहां भी मसल आएगा वहां पे जेबी नेस का डेफिनेशन आएगा। ठीक है, मसल आ गया आपका कोई भी चीज में तो वहां पे आपका नेस आ जाएगा। अब मूव ऑन करते हैं थर्ड डेफिनेशन पे, ये दिया गया है किसके द्वारा, जैसे फायरिंग विलियम्स के द्वारा, इनका शॉर्ट फॉर्म है जेएफ विलियम्स। तो इन्होंने क्या बोला, फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ मेंस फिजिकल एक्टिविटीज सिलेक्टेड एज टू काइंड एंड कंडक्टेड एज टू आउटकम्स। तो इन्होंने भी यार इतना सारा डेफिनेशन हो गया, सब कैसे याद करें, सबका ट्रिकी बनाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा कोई उपाय नहीं है आपको पास याद करने का, हम फिजिकल एजुकेशन के फील्ड के हैं, तब हमने ऐसे ट्रिक बना बना के याद करी, तो आपको भी क्यों ना याद कर ले, आप भी हो जाएगा, आराम से सुनते रहिए। फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ मेंस फिजिकल एक्टिविटीज, मतलब ये इन्होंने क्या बोला, फिजिकल एजुकेशन जो है ये मेंस के जो अलग अलग फिजिकल एक्टिविटीज पार्ट करता है उसके उसका हिस्सा है। सिलेक्टेड एज टू काइंड एंड कंडक्टेड एज टू आउटकम्स, मतलब जिसको हम कोई भी काम करते हैं जिससे हमें कुछ भी आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो जो भी काम करता है एक इंसान की बात कर रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलर मेंस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो यार ये डेफिनेशन छोड़ दो आप, ठीक है। आप सिंपल आओ नीचे वाले लाइन पे, क्या बोला गया है जेएफ विलियम्स के द्वारा,
सम ऑफ मेंस फिजिकल एक्टिविटी। तो जहां पे मेंस आएगा वहां पे जेएफ विलियम्स आएगा। अब ऐसे यहां से एफ उठा लेते हैं हम। ठीक है, इनका नाम क्या था? जैसे फायरिंग था। तो एफ से यहां से क्या हो गया? फायरिंग हो गया। फायरिंग मतलब होता है ना बंदूक चलाना, चलाते हैं बंदूक। तो एफ से क्या हो गया? फायरिंग हो गया। फायरिंग कौन करता है? मैन करता है। फायरिंग कौन करता है? मैन करता है। तो जहां पर मैन आएगा वहां पर जेएफ विलियम्स आएगा, या फिर जैसे फायरिंग विलियम्स आएंगे। फायरिंग आ रहा है, फायरिंग वाला कौन था? फायरिंग कौन करता है? मैन करता है। मैन मतलब जेएफ विलियम्स वाला डेफिनेशन आएगा। मेंस जहां पे आ गया वहां जेएफ विलियम्स आ जाएगा। ऐसे करके याद करोगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन समझोगे तो बहुत ही हौच पौच हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल ट्रिक याद कर लो, कॉपी में लिख लेना, दिमाग में कभी नहीं भूलोगे, जीवन भर काम आएगा। ठीक है, तो ये वाला भी डेफिनेशन हो गया हमारा तीन। आते हैं चौथे डेफिनेशन पे। अब एच सी बक, इन्होंने क्या दिया है? फिजिकल एजुकेशन एज पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन एजुकेट्स द बॉयज एंड गर्ल्स अबाउट द फिजिकल एक्टिविटीज। मतलब इन्होंने बोला फिजिकल एजुकेशन एक पार्ट है जनरल एजुकेशन का, जिसमें हम सबको समान ट्रीट करते हैं, जिसमें एजुकेशन मिलता है बॉयज एंड गर्ल्स को किसके बारे में? अबाउट द फिजिकल एक्टिविटीज। और इन एक्टिविटीज से, इन या फिर इन एक्सरसाइज से बच्चों का डेवलपमेंट होता है, बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का। तो ये डेफिनेशन दिया एच सी बक ने। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? जनरल आ रहा है। आपको सिंपली बक से याद कर लेना, पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन प्रोग्राम। तो एच सी बक से यहाँ पे क्या ले आएंगे? बक से आ जाएगा हमारा बकेट। क्या आ जाएगा? बकेट। टोकरी होता है ना, आप सब्जी लेने जाते हो। ठीक है, मान लीजिए आप टोकरी लेके गए, बकेट लेके, ऐसे सब्जी लेने गए मार्केट में। अब उसी मार्केट में जो टोकरी लेके गए, उसी में आप टोमेटो भी डाल दे रहे हैं, ओनियन भी डाल दे रहे हैं, ब्रिंजल भी डाल दे रहे हैं, टमाटर, बैगन, प्याज, लहसुन, सब चीज एक ही में डाल दे रहे हैं। ठीक है, हमारा बकेट था, सब चीज डाल दी है। मतलब क्या कर रहे हैं? हम सब चीज को जनरली ट्रीट कर रहे हैं, सबको सामान्य ट्रीट कर रहे हैं। कोई भी इंसान हो, सबको हम एक ही में डालेंगे, सबको बराबर देंगे। ठीक है, बराबर का ट्रीटमेंट देंगे। तो जहां पे बक आएगा, एच सी बक, बक मतलब आ जाएगा बकेट। बकेट मतलब क्या था? सबको बराबर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मतलब सबको जनरली ट्रीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जनरली ट्रीट कर रहे हैं। तो एच सी बक वाला डेफिनेशन आ जाएगा पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, ऐसे करके इस डेफिनेशन को याद करिएगा। जहां पे जनरल आ जाएगा वहां पे एच सी बक आ जाएगा। बक मतलब बकेट, बकेट मतलब बकेट में सबको जनरली ट्रीट कर रहे हैं भर भर के। तो ऐसे करके चौथा डेफिनेशन भी हमें याद हो गया। ठीक है, जीवन भर नहीं भूलेंगे ये ट्रिक्स को। अब आते हैं फिफ्थ डेफिनेशन पे। तो पांचवा डेफिनेशन है फिजिकल एजुकेशन का, जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज की सेशन में। तो ये क्या है? फिजिकल एजुकेशन इज एन एजुकेशन थ्रू ह्यूमन मूवमेंट। फिजिकल एजुकेशन क्या है? एक एजुकेशन ऐसा है जो मूवमेंट के थ्रू हो रहा है। मतलब जो आप जीवन में जीते हुए आ रहे हैं ना, मूवमेंट, आगे बढ़ते जा रहे हैं, जीवन में सीखते जा रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फिजिकल एजुकेशन इज एन एजुकेशन थ्रू ह्यूमन मूवमेंट where many of the educational objectives are achieved by means of big muscles activities involving sports, games, gymnastics, dance and exercise। यहाँ भी इतना सारा चीजें दिया गया है सर, कैसे याद करेंगे? आपको सिंपली यहाँ से मूवमेंट उठा लेना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, मूवमेंट उठा लेना है। अब यहाँ पे एच एम बैरो है, तो यहाँ पे एजुकेशन थ्रू ह्यूमन मूवमेंट। तो बेसिकली डेफिनेशन में बोला क्या था ऊपर में, कि आपका फिजिकल एजुकेशन ऐसा है जो एजुकेशन हो रहा है हमारे मूवमेंट का। हम जो भी एक्टिविटीज है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे जो भी गेम्स खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, जिम्नास्टिक्स कर रहे हैं, जो भी चीजें सीख रहे हैं वहां से हमारा एजुकेशन मिल रहा है। ये सब एक्टिविटीज है वो फिजिकल एजुकेशन है। इन्होंने बोला था ऐसा, हेराल्ड एम बैरो ने। आपको क्या याद करना है? एच एम बैरो मतलब एजुकेशन थ्रू ह्यूमन मूवमेंट, सिर्फ एक लाइन याद करना है। और इसमें से भी एक वर्ड की बात करें तो मूवमेंट याद करना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब बैरो मतलब क्या हो जाता है? यहां से आप उठा लीजिए एरो। क्या उठा लीजिए? एरो। एरो होता है ना, एरो क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपका धनुष है। ठीक है, तो आपका ये होता है ना, एरो होता है, एरो। एरो ये हो गया आपका, क्या हो गया? ये एरो हो गया। ठीक है, एरो हो गया। ऐसे धनुष आप चलाते हैं तो स्ट्रिंग को घिसते हैं ना, ऐसे करके घिसते हैं पीछे, तो क्या कर रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं। मूवमेंट कर रहे हैं। तो एजुकेशन थ्रू मूवमेंट वॉज डेफिनेशन गिवन बाय हुम? एच एम बैरो। बैरो मतलब एरो, एरो मतलब मूवमेंट। तो जहां मूवमेंट आएगा वहां पे एच एम बैरो का डेफिनेशन दिया गया है। तो हो गया कितने डेफिनेशन? 5 डेफिनेशन। ये चीजें आप आगे पढ़ाई करेंगे ना फिजिकल एजुकेशन फील्ड में, तब भी आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, इतना अच्छे से आपके जीवन भर काम आएगा ये, अगर आप अभी याद कर लेंगे तो। अगर आपको आगे परस्यू करना है फिजिकल एजुकेशन फील्ड में, अगर नहीं भी करना है तो बेसिकली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है, तभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, देखिए थोड़ा सा बोरिंग लगेगा जिसके लिए फील्ड में नहीं है, पर आपको यार पढ़ना तो पड़ेगा, आपने फिजिकल एजुकेशन डोमेन लिया है तो। अब ऊपर ऊपर से पढ़ना है तो आपको मैं दिखाऊंगा, आप मेरे पास ऐसा भी नोट्स है जो मतलब ऐसे ऐसे ऊपर से पढ़ा दूं मैं। पर अब पढ़ ही रहे हैं, टाइम बचा हुआ तो डीप में पढ़े, क्यों छोड़ना कोई क्वेश्चन।
ठीक है, इतना भी हार्ड नहीं है कि नहीं करा जाए, आप कोशिश कर रहे हैं जितने अच्छे से पढ़ा पाए उतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो डेल्बर्ट ऑबर्ट इन्होंने क्या डेफिनेशन दिया है? फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस विच कम टू एन इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट्स। ठीक है, अब इन्होंने क्या दिया? फिजिकल एजुकेशन एक सम है किसका? एक्सपीरियंसेस का, विच कम टू एन इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट्स। मतलब इन्होंने बोला कि जीवन में हम आगे बढ़ते जाते हैं ना, तो हमें अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिलते रहते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस मिलते हैं, जो हम मूवमेंट कर रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं जीवन में। तो वहां से जो भी हमें एजुकेशन मिलता है वो हमारा फिजिकल एजुकेशन है, ऐसा डेल्बर्ट ऑबर्ट ने बोला। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? डेल्बर्ट ऑबर्ट सम ऑफ एक्सपीरियंसेस विच कम टू थ्रू मूवमेंट्स। तो यहाँ पे क्या है? बड़ा नाम, सबसे बड़ा नाम जो है ना डेफिनेशन, जो भी जितने भी डेफिनेशन फेमस हैं उसमें जितने भी ऑथर है, सबसे बड़ा नाम है किसका? डेल्बर्ट ऑबर्ट का है। तो डेल्बर्ट ऑबर्ट का नाम आएगा, मतलब क्या हो गया? बड़ा नाम, बड़ा एक्सपीरियंस। ठीक है, थोड़ा मैं फास्ट लिख रहा हूँ तो राइटिंग खराब हो रहा है, मैनेज कर लीजिएगा। तो बड़ा नाम बड़ा एक्सपीरियंस, जहां एक्सपीरियंस आएगा वहां पे डेल्बर्ट ऑबर्ट आएगा। तो ये हो गए हमारे कितने डेफिनेशन? 6 डेफिनेशन। और एक पढ़ाऊंगा डेफिनेशन आपको, सात, क्योंकि सातों ऑथर के इंपॉर्टेंट थे तो कुछ छूट ना जाए, तो इसको ही पढ़ ही लेते हैं। ये लास्ट होगा, फिर हम आगे कंसेप्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये सातवां जो डेफिनेशन है ये किसने दिया? वोल्टमर एंड स्लिंगर ने। किसने? वोल्टमर और स्लिंगर ने। इन्होंने क्या बोला? फिजिकल एजुकेशन इज दैट पार्ट ऑफ एजुकेशन विच टेक्स प्लेस थ्रू फिजिकल एक्टिविटी। इन्होंने भी सिंपल सा बोला कि फिजिकल एजुकेशन वो है जो फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू होता है। अब याद कैसे करेंगे? देखिए, वोल्टमर और स्लिंगर, फिजिकल एक्टिविटी एक लाइन आपको याद करना है। आपका होता है ना, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करंट मेजर करता है वोल्ट मीटर, ऐसा सुना होगा ना कुछ तो, हल्का सा भी अगर आपने साइंस कंसेप्ट सुना होगा तो क्या होता है? वोल्ट मीटर से यार करंट दौड़ रहा है, करंट मेजर करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब करंट हो रहा है, अब करंट क्या हो रहा है यार? करंट दौड़ेगा, वोल्ट मीटर मतलब करंट आ रहा है, करंट दौड़ेगा तो मैं फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करूंगा, ऐसे करके याद कर सकते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर से वोल्टमर से वोल्ट मीटर में क्या होता है? करंट दौड़ता है, करंट से करंट दौड़ेगा मेरे शरीर के अंदर तो मैं फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करूंगा। तो ये हो गया वोल्टमर और स्लिंगर के द्वारा जो डेफिनेशन दिया गया है। तो ये हमारे हो गए। अब तक मैंने आपको सिंपली आपको बताया। ठीक है, देखिए आपको मैं दिखाता हूँ सिलेबस के ऊपर। देखिए, जो आपका नाम था ना चैप्टर का, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, अभी तक मैंने सिर्फ चैप्टर के बारे में बताया है कि ये चैप्टर में ये चीजें हैं। ठीक है, अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स हैं, आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैंने अब तक क्या पढ़ा है आपको? गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड मेन कल्चरल हेरिटेज तक गया भी नहीं होगी, तो मैं सिर्फ पहले वाले चैप्टर के नाम को जस्टिफाई कर रहा हूँ। सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन मैंने बताया आपको, सोशियोलॉजी से आया और फिजिकल एजुकेशन से आया। ठीक है, मैंने सोशियोलॉजी के बारे में आपको एक एक चीज डिटेल में पढ़ाया, फिर फिजिकल एजुकेशन के बारे में पढ़ाया, फिर दोनों का डेफिनेशन पढ़ाया। तो हमारा चैप्टर का नाम क्लियर है। इतना अगर आपने कर लिया तो आपके चैप्टर के नाम से कुछ भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आई एम 100% श्योर फॉर दिस। अब हम बात करते हैं, आगे पढ़ते हैं जो चैप्टर का हमारा पहला हिस्सा है। ठीक है, 4 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, तो पहला टॉपिक के बारे में अब पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक क्या है हमारा? गेम्स एंड स्पोर्ट्स एज मेंस कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, मतलब क्या बोला है? गेम्स एंड स्पोर्ट्स का मेंस के कल्चर को, हेरिटेज को अफेक्ट करने में क्या इंपॉर्टेंट रहा। अब देखिए, इसमें समझ नहीं आएगा आपको क्या है। पहले आपको पता होना चाहिए कि यार कल्चर क्या है। ठीक है, तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स एज मेंस कल्चरल हेरिटेज एंड अंडरस्टैंडिंग दैट स्पोर्ट्स हैव बीन अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड ट्रेडिशन सिंस इमेमोरियल। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स है, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो यहां बात कर रहा है गेम्स एंड स्पोर्ट्स एज मेंस कल्चरल हेरिटेज की, मतलब जो कल्चरल हेरिटेज है उसमें हमारे गेम्स का क्या प्रभाव पड़ा, कैसे हमारे कल्चर में गेम्स आए, ये सब हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था उसके लिए सॉरी। क्या बोला गया है? एंड अंडरस्टैंडिंग दैट स्पोर्ट्स हैव बीन अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड ट्रेडिशन सिंस टाइम इमेमोरियल। मतलब काफी पहले से कैसे हमारा गेम्स एंड स्पोर्ट्स कल्चर के थ्रू हमारे लाइफ में आया, कौन कौन से देश से आया गेम, ये सब चीजें हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। जो आपके 4 टॉपिक हैं इस यूनिट में, पहले यूनिट में है ना आपका, तो 4 टॉपिक है, 1, 2, 3, 4। अभी हम पढ़ रहे हैं पहला वाला। पहला टॉपिक का नाम क्या है? गेम्स एंड स्पोर्ट्स एज मेंस कल्चरल हेरिटेज। ये सबसे बड़ा टॉपिक है इस चारों के अंदर। ठीक है, यहाँ से काफी क्वेश्चंस बने हैं लास्ट ईयर भी, कम से कम हर साल 3, एक ही चैप्टर से, मतलब मान लीजिए 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ इसी टॉपिक से आएंगे, पहले टॉपिक से, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एज मेंस कल्चरल हेरिटेज। ध्यान से समझाऊंगा, सुनते रहिएगा और समझिएगा। ठीक है,
पहले कर्सर को कर देते हैं दूर, इसको कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए क्या बोला गया है, ठीक है। अब इसमें बोला क्या है आपका, पहला पॉइंट देखिएगा, कल्चरल हेरिटेज मीन्स द ट्रांसफर ऑफ द वैल्यूज, ट्रेडिशंस एंड कन्वेंशंस ऑफ द पास्ट टू द प्रेजेंट एंड फ्रॉम द प्रेजेंट टू द फ्यूचर विद अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशंस। मतलब कल्चरल हेरिटेज क्या है कि आप पास्ट से कोई चीज को सीख रहे हैं, ठीक है। इसको इधर करते हैं। तो क्या बोला है, कल्चरल हेरिटेज क्या है कि आपका कोई चीज पास्ट से आ रहा है, आप पे आया, मेरे पे आया, मान लीजिए पास्ट से मेरे पेरेंट्स से आया, अब मेरे से मान लीजिए मेरा जब बेटा होगा, ठीक है, उस पे कैसे जाएगा, प्रेजेंट टू फ्यूचर विथ अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशंस। तो ये हमारा है कल्चरल हेरिटेज। पहले से अब तक कैसे आया, अब से आगे तक कैसे जाएगा, हर मॉडिफिकेशन होता रहता है ना। जैसे मान लीजिए आपका कैटेगरी होता है, कुछ कुछ होता है ना, रिजर्वेशन होता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई, जैसे होता था, जैसे कुछ कुछ सिस्टम्स होता था, ठीक है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे मतलब राजपूतों में जैसे ऐसा घूंघट वाला सिस्टम होता है। तो पहले के जमाने में बहुत सारे स्ट्रिक्टनेस थी, वहां से प्रेजेंट जनरेशन पे आया, ठीक है, कई कई फैमिलीज में होता है। फिर अभी वाले जो नई नवेली बच्चे आ गए, अब थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, ट्रेंडिंग बदलते जा रहे हैं ना। तो यही हमारा कल्चरल हेरिटेज है, हम कैसे पुरानी चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे ही हमारा इस चैप्टर में टॉपिक के अंदर गेम्स का क्या इम्पैक्ट रहा, कल्चरल हेरिटेज से पहले क्या था, फिर क्या मॉडिफिकेशन हुआ, कैसे क्या आगे बढ़ा, ये हमें पढ़ना है बेसिकली इस टॉपिक में। तो अभी मैंने बताया आपको कल्चरल हेरिटेज होता क्या है, क्या हो गया, पास्ट टू प्रेजेंट, प्रेजेंट टू फ्यूचर विद अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशंस। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट में क्या बोला है, कल्चर इज द वास्ट टर्म विच रिप्रेजेंट द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोसाइटी एंड कम्युनिटी। होता है ना कि कल्चर होता है, अलग अलग कल्चर अलग अलग दर्शाता है। तो कल्चर एक बहुत ही बड़ा टर्म है जो इन्फ्लुएंस कराता है, मतलब दर्शाता है क्या, कोई भी समाज के लोग की अलग अलग सोसाइटी का अलग अलग कल्चर होता है। जैसे मान लीजिए कोई छत्तीसगढ़ का है तो वहां का कुछ अलग कल्चर होगा, कोई बिहार का है तो वहां का कुछ अलग कल्चर होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम बड़े लेवल पे बात करें तो इंडिया का कुछ अलग कल्चर है, ऑस्ट्रेलिया का कुछ अलग कल्चर है, यूरोपियन कंट्रीज का अलग कल्चर है। तो ये बताया है कि कल्चर इज अ बड़ा टर्म है, ठीक है, वहां के लोगों का इन्फ्लुएंस दर्शाता है कि वहां की सोसाइटी, वहां की कम्युनिटी कैसी रहती है, ठीक है। अब क्या बोला है थर्ड पॉइंट में, इट इज द इमेज ऑफ आर्ट आइडियाज व्यूज नॉलेज ऑफ द सोसाइटी। मतलब ये एक आइडियाज दर्शा रहा है, कहाँ का, एक सोसाइटी का, वहां का आर्ट क्या है, लोगों का वहां व्यूज क्या है, लोगों का वहां के नॉलेज क्या है। तो ये सब चीज हमारा कल्चर समझाता है, कौन, कल्चरल हेरिटेज। मैंने बताया ये बहुत ही बड़ा टर्म है, वास्ट टर्म है, बताया ना आपको पहले ही। फिर फोर्थ पॉइंट में क्या बोला है, मेंस कल्चरल हेरिटेज इन्फ्लुएंसेस द पर्सनैलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो जो वहां के लोगों को, जो भी लोग होते हैं ना एक सोसाइटी के, मेंस के मतलब मैन वुमेन दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है, मेंस लिखा गया है। मेंस कल्चरल हेरिटेज इन्फ्लुएंसेस द पर्सनैलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। अब जैसे मेरा कल्चरल हेरिटेज है, मान लीजिए, ठीक है, मेरा कुछ अलग संस्कृति है, तो वो मेरा पर्सनैलिटी को तो अफेक्ट करेगा ना। वहां के जैसे लोग जो फ्लो को फॉलो करते हैं उसी हिसाब से तो मैं भी डलूंगा। तो यही बोला है कि ये आपका पर्सनैलिटी को भी इम्पैक्ट डालता है। फिर क्या बोला है, कल्चर शोज द इमेज ऑफ द नेशन। कहीं का भी कोई भी मान लीजिए बड़े लेवल पे बात करें तो कल्चर क्या कर रहा है, वहां का इमेज को दर्शा रहा है एक नेशन का। जैसे इंडिया बोलते हैं, भारत मल्टी डाइवर्स कल्चरल कंट्री है, ठीक है, इतनी सारी संस्कृति, हिंदू मुस्लिम सब पाए जाते हैं। तो ये क्या दर्शा रहा है, भारत का एक इमेज दर्शा रहा है ना ग्लोबल लेवल पे। वैसे अगर हम बात करें अपने कॉलोनी की बात करें तो वहां पर भी कुछ कल्चर दर्शा रहा होगा। स्टेट की बात करें तो अलग अलग स्टेट का कल्चर दर्शा रहा है। तो ये सब हो गया इस पॉइंट तक, यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा। मैंने देखो एक एक चीज को इतने डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है। चैप्टर थोड़ा हिस्टोरिकल टाइप है, ठीक है, थोड़ा बोरिंग हो सकता है पर आपको सब, अब सिलेबस में तो पढ़ना तो पड़ेगा। अब क्या बोला है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से व्हेन इट बिगेन। तो बेसिकली हमें चैप्टर में क्या पढ़ना था, स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना था। तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स के बारे में क्या बोला है कि जो स्पोर्ट्स एंड गेम्स है ये भी हमारा कहाँ से आया, ये हमारे कल्चर से आया, हेरिटेज से आया। अब पर ये हमारे लिए बताना बहुत ही मुश्किल है कि कब चालू हुआ, ठीक है। फिर क्या बोला है, इन एंशिएंट टाइम्स men did a lot of physical work in order to fulfill the basic needs also for the सेल्फ डिफेंस सिस्टम। तो पुराने टाइम में बात करें तो जो इंसान थे बहुत ही मतलब ज्यादा फिजिकल वर्क करते थे, ठीक है, बहुत ज्यादा काम करते थे। क्यों करते थे, अपना बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। बेसिक नीड्स मतलब खाना हो गया, पानी हो गया, सेक्स हो गया। तो ये सब हमारा बेसिक नीड्स है जिसके बिना हम जी नहीं सकते, ठीक है, एक इंसान। तो इंसान यहीं से आया कि इंसान बहुत ही ज्यादा पहले फिजिकल काम करता था इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स ऑल्सो फॉर द सेल्फ डिफेंस सिस्टम। साथ ही में अपना सेल्फ
मतलब बचाने के लिए खुद को भी फिजिकल वर्क करते थे इंसान। जैसे मान लीजिए ऐसा होता था ना, पुराने टाइम में बोलते थे यार इंसान 50-50 किलोमीटर साइकिल से चल लेता था, बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क करते थे पहले के लोग। अब के लोग को बोलोगे तो स्कूटी से जाएगा, वो 5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर भी चलना होगा तो पैदल तो जाएगा नहीं, साइकिल से जाएगा नहीं। तो ऐसा हो गया है। तो यही बताया गया है एंशियंट टाइम्स में जो लोग हुआ करते थे, बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क करते थे। क्यों करते थे? अपने बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि उनको बेसिक नीड्स नहीं मिले, खाना नहीं मिलेगा, पहना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तो क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। तो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते थे, और साथ ही में अपना बचाव, अपने को खुद को बचाने के लिए भी काम तो करना पड़ेगा। तो आगे क्या बोला है? नाउ दिस एक्टिविटीज हैव टेकन द शेप ऑफ कंपटीशन। तो मैंने बताया था कि कल्चरल हेरिटेज में क्या होता है, पहले से यहाँ आया, यहाँ से कुछ कुछ मॉडिफिकेशन होते होते आगे गया, ऐसे ही जो पास ऑन होते रहता है, फ्यूचर पास टू प्रेजेंट, प्रेजेंट टू फ्यूचर, तो वो होता है कल्चरल हेरिटेज। तो जो हमारा ये सेल्फ डिफेंस का सिस्टम था, जो हमें पहले फिजिकल काम करते थे, बोला ना मैंने फिजिकल वर्क करते थे, तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, मॉडिफाई होते 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 एक कंपटीशन का रूप ले लिया। अब ये आपका एक कंपटीशन बन चुका है। ठीक है, तो यहां से हमारा स्पोर्ट्स आया। स्पोर्ट्स तो ऐसा अचानक से तो पैदा नहीं हो गया, जन्म तो नहीं हो गया। तो ऐसे करते करते सेल्फ डिफेंस सिस्टम, हंटिंग, आर्चरी, ऐसे ऐसे चीजों से क्या आया, हमारा एक स्पोर्ट्स बना, और नाउ इट हैज टेकन द स्टेज ऑफ अ शेप ऑफ अ कॉम्पिटिशन। यहां तक क्लियर है? फिर क्या बोला गया है? गेम्स एंड स्पोर्ट्स स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एग्जिबिटिंग द कल्चरल हैबिट्स एंड कस्टम्स एंड प्रमोट अ सेंस ऑफ कोऑपरेशन, फ्रेंडलीनेस एंड टीम स्पिरिट। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स आजकल पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। आपने देखा ना, ओलंपिक लेवल इतना बड़ा होता है, तो होता क्या है, अलग अलग एथलीट जाते हैं वहां, अपना अपना कल्चर दर्शाते हैं। हमारा यहाँ पे ऐसा होता है, कुछ कुछ ना ट्रेडिशन दर्शाते हैं बड़े बड़े लेवल पे, सेंस ऑफ कॉपरेशन रिफ्लेक्ट करते हैं, होता है ना, स्पोर्ट्समैनशिप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, फ्रेंडलीनेस एटीट्यूड डेवलप कर रहे हैं, टीम स्पिरिट बनाते हैं। तो ये सब चीज हमारे कल्चर से धीरे धीरे एक गेम्स एंड स्पोर्ट्स के थ्रू बड़े लेवल पे फैल चुका है। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्लाइड था इस टॉपिक के ऊपर। अब देखिए, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आया कहां से? अचानक से तो पैदा नहीं हो गया। अब इसको कोई ना कोई तो लाया ही होगा ना, पर हमारे लिए बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कोई हिस्ट्री नहीं है, कहीं लिखा तो गया नहीं है। पर हम कुछ कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से कुछ कुछ पता चलते हुए आया है। तो वही चीज हम आगे अभी आपको बताएंगे अगले स्लाइड में। तो क्या बोला यहाँ पे? द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सिविलाइजेशंस एंड कंट्रीज टुवर्ड्स द स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर डिस्कस बिलो। तो मतलब हमें पढ़ना है क्या अभी, अलग अलग कंट्रीज का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा, ठीक है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स को लाने में। तो हमें एक एक कंट्री के बारे में, जो भी सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सबके बारे में पढ़ना है। ठीक है, डिटेल में पढ़ रहे हैं, चीजों को ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आगे में हिस्टोरिकल में थोड़ा हिस्ट्री में घुसना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि चैप्टर जो टॉपिक है कल्चर है, मैंने बताया कल्चर क्या बहुत ही बड़ा है। अब घुसेंगे तो हिस्ट्री बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, पढ़ेंगे एक एक स्पोर्ट्स कहाँ से आया, कैसे आया, बस चीजों को ध्यान से सुनते रहिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं पूरी अच्छे से समझाने की। तो देखिए इसमें क्या बोला है, फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स इन एंशिएंट ग्रीस। सबसे पहले कहां से आया फिजिकल एजुकेशन? ग्रीस से आया। आपको यहाँ पे मैप दिख रहा होगा किसका? ग्रीस का। यहाँ पे आप देख रहे हैं अलग अलग सिटीज है, डेल्फी, कॉर्निथ, माइसेंटिया, अर्गोस, ओलंपिया, स्पार्टा, थीब्स, एथेंस, ये आपका ग्रीस का मैप है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे ऑरेंज कलर में जो दिख रहा है ना आपको, ये क्या है? एंशिएंट ग्रीक का सेटलमेंट है। ये जितना ऑरेंज दिख रहा है ना, ये ग्रीक्स है। ठीक है, यहाँ पे ग्रीक्स रहते थे। तो आप देख रहे होंगे छोटे 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 नाम है, यहाँ पे कुछ कुछ दिख रहा होगा। आगे चलते हैं, आपको समझाते हैं इसमें दिया क्या गया है। तो क्या बोला है? फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स इन एंशिएंट ग्रीस। हमें पढ़ना है फिजिकल एजुकेशन कहाँ का? एंशिएंट ग्रीस का। ठीक है, तो क्या बोला गया? ग्रीस वॉज अ यूनियन ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स। तो ग्रीस क्या था? एक यूनियन था। क्या चीज का? अलग अलग सिटी स्टेट्स का। जैसे आपका मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, मान लीजिए इंडिया है। अब यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे पंजाब है, हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, यूपी है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, कुछ कुछ है। तो क्या है, हमारा इंडिया अलग अलग छोटे छोटे स्टेट से बना हुआ है। तो ऐसे ही ग्रीस भी था। आप मैप में देख सकते हैं, जो अलग अलग छोटे 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 जगह जगह से, अलग अलग जगह से, स्टेट से बना हुआ था। तो ग्रीक वॉज द यूनियन ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स। ठीक है, आगे क्या बोला है? ग्रीस एट दैट टाइम वॉज नॉट अ सेपरेट नेशन। उस समय क्या था? ग्रीस अपने आप में एक बड़ा नेशन नहीं था। ठीक है, कोई अलग से नेशन नहीं था, वो छोटे 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 इंडिपेंडेंट स्टेट से बना हुआ था। बट वॉज अ ग्रुप ऑफ सिटीज विच वर कॉन्स्टेंटली एट वॉर विथ वन अनदर और द आउटसाइडर्स। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? जो ग्रीस थे वहां पे छोटे छोटे मैंने बताया था, जैसे मान लीजिए ग्रीस है, तो यहाँ पे छोटे 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 जगह है, अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे यहाँ पे, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं डायग्राम में। ठीक है, तो ये क्या बोला है कि जो छोटे छोटे थे ना, ये अलग अलग स्टेट्स,
जगह थी, ये आपस में लड़ाई करते थे। ठीक है, लड़ाई करते थे क्यों? क्योंकि मैं डोमिनेंट हूं, मैं ज्यादा शक्तिशाली हूं, ये चीज को दिखाने के लिए। तो क्या हुआ, जब दिखाने के लिए मुझे लड़ाई करना है कहीं भी, तो क्या मैं मुझे चाहिए होगा यार, शक्तिशाली आदमी चाहिए लड़ाई करने के लिए। तो यहाँ से इनका डिमांड आया मार्केट में, यार फिजिकली फिट आदमी चाहिए मुझे लड़ने के लिए। तो क्या बोला है, द रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग फिजिकली फिट सोल्जर्स माइट हैव बीन वन ऑफ द कंसिडरेशंस, बट गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैव बिकम अ वे ऑफ लाइफ फॉर देयर सिटीजन। तो जो मार्केट वाले के लिए चाहिए ना, फिजिकल आदमी चाहिए मुझे हट्टा कट्टा लड़ने के लिए अलग अलग स्टेट्स में, तो वहां से आपका गेम्स एंड स्पोर्ट्स इवॉल्व हुआ। ठीक है, मतलब वहां से उसकी उन्नति हुई, वहां से कुछ कुछ गेम्स आए। ठीक है, काफी सारे गेम्स है, यहाँ से इवॉल्व हुआ। कहाँ से? जब हमें जरूरत पड़ी, अच्छे अच्छे हमें फिजिकली फिट आदमी चाहिए। फिर क्या बोला है, यहाँ तक तो क्लियर है आपको? ऑल्दो गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैड ऑलवेज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, इट रोड्स टू इट्स ग्रेटेस्ट हाइट इन ग्रीस। तो जो हमारा गेम्स एंड स्पोर्ट्स है, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ह्यूमन सोसाइटी का। तो ये जो हमें पता कैसे चला इसके बारे में, ग्रीस में पता चला। ठीक है, ग्रीस में इवॉल्व हुआ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यहाँ से उभर के आया। इतिहास की बात करें, हिस्ट्री की बात करें तो इसीलिए ग्रीस को बोलते हैं गोल्डन एरा इन द हिस्ट्री ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, ग्रीस को क्या बोलते हैं? गोल्डन एरा बोलते हैं स्पोर्ट्स के इतिहास का। ठीक है, पूछेगा। देखिए इतना बड़ा पैराग्राफ है, मैं तो आपको समझा रहा हूँ, आपको इतना चीज याद नहीं करना है। ठीक है, जो जो मैंने मार्क किया हुआ ना, जैसे यहाँ पे डार्क में बोल्ड करके मार्क किया गया है, यहाँ पे ये अलग कलर से कर दिया, ये सब चीजें आपको पॉइंट्स बना बना के लिखना है। तो जैसे पूछ गया एग्जाम में, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द गोल्डन एरा? ग्रीस, अथेंस, ग्रीस हो गया, ठीक है, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, कुछ भी पूछ देगा ऑप्शंस में तो आपको बताना पड़ेगा ग्रीस बताना पड़ेगा। तो ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन बनेंगे। ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं बनेगा, इतना डीप बना हुआ है, आपको दिखाऊंगा भी मैं अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। ठीक है, बने रहिएगा बस क्लास में। तो ये तो हो गया, मैंने बता दिया कि ग्रीस था आपका गोल्डन एरा कहा जाता है। फिर क्या बोला गया, दे वर द फर्स्ट टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी फॉर लाइफ, हेल्थ, फिटनेस एंड मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स। तो ग्रीस जो पहले थे जिन्होंने खेलकूद के बारे में मतलब समझा कि हेल्थ के लिए जरूरी है, फिटनेस के लिए जरूरी है, हमारे मिलिट्री के लिए जरूरी है। तो ग्रीस में आपके बेसिकली इतने सारे मैंने बताया छोटे छोटे बहुत सारे स्टेट्स थे, इतना तो बताया आपको मैप में। ठीक है, पर यहाँ पे दो मेन सिटीज थी, कौन कौन सी? एक था स्पार्टा और एक था एथेंस। दो मेन सिटीज के बारे में आगे हमें पढ़ना है और डीप में। ठीक है, यही सब कुछ करता जाता ना, ये दो चीजें दो जगह है। जैसे मान लीजिए आपका दो सिटी ले लिया अपना इंडिया का, दो स्टेट ले लीजिए, यूपी एमपी मान लीजिए। ठीक है, दो सिटी स्टेट ले लिए, तो मान लीजिए यही दो स्टेट फेमस है पूरे भारत में। तो ऐसे ही भारत क्या हो गया, ग्रीस हो गया। अब ग्रीस में जो मैंने बताया एमपी और यूपी, तो ऐसे एक हो गया हमारा एथेंस, एक हो गया स्पार्टा। ठीक है, अब स्पार्टा में क्या बोला, डिक्टेटोरियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉलो किया जाता है, मतलब तानाशाही वाला। मैंने बोल दिया ये कर तो आपको करना पड़ेगा। तो स्पार्टा जो था वहां पे ऐसा सिस्टम फॉलो किया जाता था, जैसे होता है नॉर्थ कोरिया में बोलते हैं डिक्टेटोरियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वहां पे। फिर क्या बोला, एथेंस। अब एथेंस में क्या बोला है, एथेंस जो था मतलब वहां पे डेमोक्रेसी फॉलो किया जाता है, जो कि भारत में फॉलो किया जाता है। मैं यहाँ पे सबको बराबर वैल्यू दिया जाएगा, सबको इक्वली मौका दिया जाएगा पार्टिसिपेट करने में, डिसीजन मेकिंग में। तो एथेंस क्या था, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट था यहाँ पे, और एनकरेज इंडिविजुअल एक्सीलेंस, मतलब इंडिविजुअल को भी इंपॉर्टेंस दी जाती थी। वहीं स्पार्टा में क्रुएल्टी वाला था, कर मतलब कर, जितना बोला उतना ही कर। ठीक है, मतलब डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट, तानाशाही। एथेंस मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे याद कर लो, सिंपल याद ट्रिक है। एथेंस मतलब अच्छा, एथेंस मतलब अच्छा। अच्छा कौन सा होगा, जहां पे सबको मौका मिलेगा, मतलब डेमोक्रेसी वाला हो गया ना, ट्रिक बना। ऐसे करके आपको पढ़ना है। तो ये हमने बात किया, हल्का सा आपको मैंने बताया कि ग्रीस में ऐसा फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स होता था। आगे बढ़े अगले स्लाइड पे। तो आप बात करते हैं ग्रीस के बारे में और थोड़ा सा डीप में अंदर घुसते हैं। तो द हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन एंशिएंट ग्रीस हैज बीन डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। तो जो ग्रीस का हिस्ट्री है फिजिकल एजुकेशन का, उसको चार भागों में बांटा गया है। एक है होमेरिक पीरियड, जिसको हम डार्क एज बोलते हैं। एक है आपका स्पार्टन पीरियड, जिसको क्लासिकल एज बोलते हैं। फिर है आपका अर्ली अथेनियन पीरियड, तीसरा वाला पीरियड। और चौथा है हमारा लेटर अथेनियन पीरियड, जिसको हम गोल्डन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया आगे पीछे कि देखो ग्रीस को क्या बोलते थे हम, गोल्डन एरा बोलते थे। ठीक है, स्पोर्ट्स की हिस्ट्री की बात करें तो ग्रीस के अंदर भी अलग अलग पीरियड थे, जो मैंने बताया चार पीरियड। तो चारों पीरियड में अगर और डीप में पूछ ले क्वेश्चन, तो विच अमंग द फॉलोइंग पीरियड्स इन द ग्रीस हिस्ट्री वाज नोन एज गोल्डन पीरियड? तो आपको बताना पड़ेगा लेटर अथेनियन पीरियड। ठीक है, ये आपका मतलब टाइमलाइन होता है। ठीक है, तो लेटर अथेनियन पीरियड हो गया गोल्डन पीरियड किसका, ग्रीस हिस्ट्री का। ये ग्रीस के अंदर ही चार टाइमलाइन में बटा हुआ है। पहले आया होमेरिक आया, फिर स्पार्टन आया, फिर अर्ली अथेनियन आया, फिर अथेनियन आया। ठीक है, तो जो लेटर अथेनियन था उसको गोल्डन पीरियड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आगे में और अच्छे से बताऊंगा ट्रिक से। देखो हिस्ट्री में ऐसे घुस रहे हैं, ठीक है। अब बोरिंग सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री, मानता हूं मैं, आपकी बात से बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता हूं।
पर देखिए अब हम एफर्ट कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, तो आपको समझना पड़ेगा, आपका एग्जाम है हमारा नहीं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, क्लास ज्वाइन करिए मत करिए, पर चीजों को जो समझाया जा रहा है उसको तो समझिए। ठीक है, काफी मेहनत के बाद मैंने बनाया ये वीडियो। फिर क्या बोला है, अब बात करते हैं होमेरिक पीरियड के बारे में। तो होमेरिक पीरियड में क्या बोला है, किसको बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज डार्क एरा ऑफ ग्रीस। तो जो हमारा पहला पीरियड था होमेरिक पीरियड, इसको डार्क एरा बोलते हैं, किसका, ग्रीस का। क्यों, देखो होमेरिक पीरियड में इतना सारा कुछ लिखा गया, आपको क्या याद करना है, जो मैंने बोल्ड मार्क किया ना कलर से, बस यही चीजें याद करनी है। तो होमेरिक पीरियड में क्या था, होमर था। होमर कौन था, एक ग्रीक ब्लाइंड पोइट था, मतलब अंधा पोइट। देख सकते हैं इमेज में, ठीक है। कौन था, होमर एक ग्रीक ब्लाइंड पोइट था, हु इज क्रेडिटेड, मतलब इनको क्रेडिट किया गया एज द ऑथर ऑफ द इलियाड एंड ओडिसी। इन्होंने दो महाकाव्यों की रचना करी थी। नाम क्या है दो महाकाव्य रचनाओं का, एक था इलियाड, दूसरा था ओडिसी। ठीक है, द टू एपिक्स दैट आर द फाउंडेशनल वर्क ऑफ एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर। मतलब जो भी ग्रीक्स के बारे में पता चला ना, वो इलियाड और ओडिसी से पता चला हमें। अब देखिए इसमें महाकाव्य में बताया क्या गया है, बहुत ही फेमस है। ठीक है, आपसे पूछ देगा इलियड एंड ओडिसी कौन से पीरियड में आया, तो ये होमेरिक पीरियड में आया। अब ये है क्या इलियड एंड ओडिसी, देखिए एक यहाँ किंगडम था। ठीक है, मान लीजिए एक राजा का किंगडम है, और ये आपका दूसरा राजा का किंगडम है। ठीक है, यहाँ पे एक किंग रहता है, किंग नंबर वन, यहाँ पे दूसरा किंग रहता है। तो किंग नंबर टू ने क्या किया कि यहाँ पे आया, या किंग नंबर वन था, एक राजा था, इसकी एक रानी थी। तो रानी को किडनैप करके अपने किंगडम में ले गया। ठीक है, जब ये ले गया किंग नंबर टू किडनैप करके यहाँ पे लड़के, तो बहुत टाइम बाद ये सोचा कैसे अपनी रानी को लाए वहां पे लड़ने के लिए। ठीक है, तो क्योंकि ये क्या था, बहुत ही स्ट्रांग था, और इसने ऐसे मतलब इम्बैक्टमेंट बना दिया, मान लो पूरा घेर दिया अपने किंगडम को, कि ऐसे घेर दिया, गड्ढे खोद दिया बड़ा बड़ा, कोई मतलब अटैक ही नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ही ऊपर में था इसका किंगडम, पहाड़ पे था। अब जैसे ये जाते थे ये अटैक करने, इन पे क्या करते थे, इनके सोल्जर्स अटैक कर देते थे ऊपर से, तो ये तो पहुंच ही नहीं पाते थे। तो ये सोचा यार अपने रानी को लाना है, कैसे लाए कैसे लाए कैसे लाए। बहुत ही सोचे, तो 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए। तो इन्होंने एक ट्रिक लगाया बहुत टाइम बाद, इन्होंने एक हाथी का घोड़ा गिफ्ट किया। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक हाथी था, ऐसे बड़ा सा हाथी का स्ट्रक्चर गिफ्ट किया लकड़ी का। ठीक है, हाथी का स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसे करके मान लीजिए एक हाथी बना। ठीक है, इन्होंने एक हाथी का लकड़ी का दिया। ठीक है, ऊपर देखिएगा ये वाला डायग्राम, हाथी का गिफ्ट किया किसको, किंग नंबर वन ने किंग नंबर टू के राजा को दिया। अब इसमें क्या थे, इन्होंने भर दिया लकड़ी का, ये सोचा इसने बड़ा, बहुत ही बड़ा था, मतलब विशाल सा गिफ्ट था, क्या लकड़ी का बना हुआ था ऐसे हाथी। अब उसमें क्या था कि इन्होंने क्या किया, किंग नंबर वन में बहुत सारे सोल्जर्स को इसके अंदर भर दिए थे। ठीक है, कम से कम 150 200 सोल्जर्स इसके अंदर छिपा के डाल दिए थे। ठीक है, कि बैठे रहो, जब अंदर चल जाओगे तो वहां पे अटैक करना। तो ये किंग ने सोचा यार ये मुझे गिफ्ट क्यों कर रहा है, तो बहुत टाइम बाद सोचा तो मामला शांत हो गया है, चलो मैं गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। किंग नंबर टू ने सोचा, तो ले जाके दे दिया। तो जैसे ही इन्होंने गिफ्ट को एक्सेप्ट किया, बहुत ही बड़ा था। ठीक है, तो गेट खोले इसको ले जाने के लिए, ये जो हाथी था, तो ये ऐसे करके गया, अंदर जैसे ही गए इनके, तो अंदर से उसको तोड़ के सारे सोल्जर्स निकल गए। तो सोल्जर्स निकले तो इस पे गेट को तोड़ दिए, और फिर सारे सोल्जर्स ये वाले किंग नंबर वन वाले अंदर घुस गए। ठीक है, अंदर घुस गए, फिर अपनी रानी को जीत के ले आए वहां से लड़ बढ़ के। तो ये ऐसे मतलब इसके बारे में बताया गया है ये ओडिसी में। ठीक है, जो दो आपके थे ना, जो दो मैं महाकाव्यों के बारे में बताया, इलियड और ओडिसी, इसमें यही बताया गया है। ठीक है, एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं था, बस मैंने आपको बताया था स्टोरी की, हल्का से याद आएगा, कहानी से बता दिया। तो ये दो महाकाव्य हैं जिनके बारे में हमें ग्रीक के हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। अब आगे क्या बोला है, दीज टू होमेरिक एपिक्स प्रोवाइड अ फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल एथलेटिक्स इवेंट्स। अब जो ये इलियड एंड ओडिसी है ना, इनसे हमें वहां वहां कुछ कुछ गेम्स होते थे, उनके बारे में भी और अच्छे से पता चला। जैसे कि एथलेटिक्स इवेंट्स हो गए, जिनको हम बोलते थे चैरियट रेस, मतलब घुड़सवारी होता था उन समय, बॉक्सिंग होता था, रेसलिंग होता था, रनिंग होता था, आर्मर फाइट्स होता था। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, पृथ्वीराज चौहान सीरियल देखते थे, मुखौटे होते हैं, आर्मर्स होते हैं ना, तो रैंक जाते हैं। जैसे आप लोग पबजी के हैं, पबजी देखते हैं, आर्मर्स होता है अलग अलग, तो अलग अलग फाइट्स होता था, आर्मर फाइट्स होता था पहले। तो ये सब चीजों के बारे में होता था पहले, हमें कहाँ से पता चला, ये पता चला इलियड एंड ओडिसी से, जो महाकाव्य आया था। ठीक है, फर्दर दिस एपिक्स ऑल्सो डिस्क्राइब्स हाउ ग्रीक गेव पर्टिकुलर अटेंशन टू फिजिकल ट्रेनिंग इन दैट एरा। अब हमें यहां से भी पता चला कि जो ग्रीक्स थे वो फिजिकल ट्रेनिंग को कैसे इंपॉर्टेंस देते थे। ठीक है, तो इसलिए इन दैट पीरियड मैन वाज कंसीडर्ड टू बी मैन ऑफ विजडम। तो मैन ऑफ विजडम कहा जाता था। एक ही लाइन याद करना है आपको इसमें से। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा इस होमेरिक पीरियड से, होमेरिक पीरियड में इलियड एंड ओडिसी का महाकाव्य का रचना हुआ, वहां से हमें ग्रीक के हिस्ट्री के बारे में पता चला। एक लाइन हो गया आपका नोट्स का। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि जो इस पीरियड में लोगों थे उनको मैन ऑफ विजडम कहा जाता था।
क्यों कहा जाता था? क्योंकि मतलब इंसान को ऐसा बनाया जाता था कि नैतिक सिद्धांतों वाला हो, मतलब मोरल वैल्यूज हो। ठीक है, तो मैन ऑफ विजडम बनाया जाता था कौन से पीरियड में? होमेरिक पीरियड में। तो होमेरिक पीरियड हो गया। देखिए, आपको पढ़ना इतना बोरिंग हो सकता है तो पढ़ाने वाले को कितना सोचिए, हिस्ट्री पढ़ा रहा है जा रहा है आपको, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इग्नोर मत करिएगा। अब बात करते हैं स्पार्टन पीरियड के बारे में, जहां पे मैंने बताया था क्रुएल्टी वाला, तानाशाही वाला। तो इसको हम क्लासिकल एज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो स्पार्टन एजुकेशन होता था वो एम्ड एट प्रोड्यूसिंग मैन ऑफ एक्शन टू प्रोड्यूस वॉरियर्स। अब यहाँ पे मार्केट वाला वॉरियर्स बनाना था मुझे, ठीक है, जो लड़ाई करे, मैन ऑफ एक्शन। अब यहाँ पे क्या था कि हेल्दी चाइल्ड लिव विद देयर पेरेंट्स मदर टिल द एज ऑफ 7 ईयर्स। तो जो भी हेल्दी चिल्ड्रन रहते थे ना, उनको अपने पेरेंट्स के साथ रहना पड़ता था 7 साल तक। मतलब जैसे मान लीजिए बच्चा जन्म लिया तो वो 7 साल तक कहाँ रहेगा? अपने मम्मी के पास रहेगा। 7 साल के बाद क्या करेगा सर? ये डाउट आएगा, आगे पढ़ते हैं। तो जो एबनॉर्मल और वीक चिल्ड्रन होते थे ना, उनको माउंट टाइग्रिस पे फेंक दिया जाता था। अब ये पहाड़ है, मान लीजिए एक माउंट टाइग्रिस करके, ठीक है, यहाँ पे जैसे ये रहा आपका पहाड़ दिख रहा है आपको इमेज में। तो जो भी बच्चा मान लीजिए कुछ भी इसको डिसेबिलिटी है, कुछ भी एबनॉर्मलिटी है, बच्चा कमजोर पैदा हुआ, तो उसको क्या करते थे? यहाँ से फेंक देते थे। और पहाड़ का नाम क्या था? माउंट टाइग्रिस था। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द माउंटेन थ्रू फ्रॉम विच द चाइल्ड वर द वीक चिल्ड्रन वर थ्रोन? माउंट टाइग्रिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इग्नोर मत करिएगा, लिख लीजिएगा। अब फिर यहाँ पे एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम फॉलो किया जाता था स्पार्टा में, जिसको हम अगोग बोलते हैं। तो व्हाट वाज द नेम ऑफ फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम व्हिच वाज फॉलोड इन स्पार्टन पीरियड? वाज अगोग, व्हिच वाज सुपरवाइज्ड बाय पैडोनोमस। जो इनको सुपरवाइज करता था, सुपरवाइजर का नाम क्या था? पैडोनोमस बोलते थे उनको। और प्ले ग्राउंड ऑफ स्पार्टन्स वेर कॉल्ड एज प्लेटिन स्टार्स। 2023 के सीयूटी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। प्ले ग्राउंड ऑफ स्पार्टन पीरियड वाज नोन एज व्हाट? प्लेटिन स्टार्स। ठीक है, जो यहाँ पे प्लेग्राउंड होता था स्पार्टन पीरियड में, उसको प्लेटिन स्टार्स बोलते थे। और लियोनिडस लास्ट किंग था स्पार्टन पीरियड का। अब यहाँ पे क्या होता था? गर्ल्स को भी दिया जाता था मिलिट्री ट्रेनिंग, बट नॉट एट हार्स और नॉट एज हार्श एज बॉयज। लड़कों को ज्यादा हार्स दिया जाता था, लड़कियों को उनके कंपैरिजन में दिया तो जाता था, पर कम हार्स दिया जाता था, मतलब कम तकलीफी के साथ। फिर क्या बोला है? स्पार्टन वुमेन हैड अ रेपुटेशन फॉर प्रोमिस्क्यूटी एंड कंट्रोलिंग देयर हस्बैंड्स। अब स्पार्टन वुमेन्स ऐसी तो थी ना, जैसे माना जाता कि अपने पति को कंट्रोल कर लेगी। वुमेन्स वुमेन्स ऐसी तो ऐसा माना जाता था कि स्पार्टा की जो वुमेन्स थी अपने मेंस को कंट्रोल कर लेती थी। प्रोमिस्क्यूटी और कंट्रोलिंग में बहुत ही उनका पावर था। तो ऐसा एक सेइंग है, बहुत ही फेमस, मतलब कथन कहा गया है स्पार्टन पीरियड में, द स्पार्टन वुमेन अलोंग ब्रिंग फोर्थ मैन, फेमस सेइंग है, ठीक है, द स्पार्टन वुमेन अलोंग ब्रिंग फोर्थ मैन, अपने साथ आदमी को भी ले आएगी। तो जो एम था, जो आपका स्पार्टन पीरियड क्या था? एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, पी मतलब फिजिकल एजुकेशन एट स्पार्टन वाज ब्रूड सिस्टम, मतलब मार्केट वाला, ठीक है। अनफ्लिक्चिंग करेज, मतलब होता है ना करेज वाला, करेजियस एटीट्यूड को हटा देना, मतलब डर, जो भी डरपोक वाला होता है ना उसको भगा देना। अनफ्लिक्चिंग करेज, उसको हटा के क्या डेवलप करना? फिजिकल एंड्योरेंस एंड टू डेवलप मिलिट्री स्किल्स। फिजिकल एंड्योरेंस और मिलिट्री स्किल्स को डेवलप करना। तो मैंने स्पार्टन पीरियड के बारे में अभी आपको इतने डीप में पढ़ाया है, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट मैंने मार्क किया गया ना बोल्ड में, रेड में, इसको लिखना है आपको नोट्स में। आपको विश्वास नहीं हो रहा इतना हार्ड सर क्यों पढ़ा रहे हैं, पर आपको भी दिखाऊंगा क्वेश्चंस कहाँ से आया था लास्ट ईयर। ऐसा बोलते हैं ना, ऊपर ऊपर से आता है, ऊपर ऊपर वाला जमाना गया। चीजें पढ़नी पड़ेंगी। जो बच्चा क्लास को ज्वाइन करेगा, देखो मान लो आपको, तो जो हिंदी मीडियम का उसको हिंदी में भी इसको कन्वर्ट करके आपको हिंदी में भी नोट्स दिया जाएगा। अब मुझे पढ़ाने में तो पॉसिबल नहीं ना कि एक तरफ हिंदी ले आओ एक तरफ इंग्लिश ले आओ, इतना बड़ा छोटा छोटा वो करना पड़ेगा। तो मैंने इंग्लिश में अभी नोट्स समझा रहा हूँ, ठीक है, मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ। आपको मैं बाकी तो हिंदी में भी समझा रहा हूँ एक एक लाइन को। तो आप समझिए, और आपको नोट्स हिंदी में भी मिल जाएगा अगर आप क्लास को ज्वाइन करेंगे तो। ठीक है, अगर आपको क्लास को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आती है तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कैसे ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने का सिंपल सा प्रोसेस है, प्ले स्टोर से डिकोडिंग कोर्स ऐप को इंस्टॉल करिए, अपना रजिस्ट्रेशन करिए, लॉगिन करिए, फिर जाइए पेड कोर्सेस में, वहाँ 3 कोर्स दिखेगा आपको। तो जो आपका वाला कोर्स है वहाँ लिखा है सीयूटी यूजी फिजिकल एजुकेशन डोमेन, 650 पे करिए और ज्वाइन करिए। नोट्स, डेली क्लासेस टिल द एग्जामिनेशन, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी इसी में मिलेंगी, हर चैप्टर वाइज, जैसा एग्जाम में देंगे। तो और क्या चाहिए आपको? सब कुछ तो मिल रहा है। बाकी अगर एलएनआईपी के लिए तैयारी करते हो तो सब कुछ तो मिल रहा है, गाइडेंस, फिजिकल टेस्ट यहीं पे हम एलएनआईपी में आपको पढ़ाएंगे, आपका गाइडेंस देंगे, सब कुछ मिल रहा है। तो ये बात करते हैं, पढ़ाई पे आते हैं थोड़ा सा स्पार्टन पीरियड पे। अब मूव ऑन करते हैं। स्पार्टन पीरियड में देखिए अलग अलग क्या था, अलग अलग मतलब करेजियस था, इसका टाइमलाइन था, ठीक है, होता है ना लाइफ टाइम, इतने साल से मैंने इतने साल तक ये किया, इतने साल से ये किया। तो ऐसे स्पार्टन पीरियड में भी अलग अलग लाइफ सीक्वेंस था लोगों का। तो अर्ली एज में बात करा मैंने, तो 0 से 7 साल तक बच्चा क्या करता था? अपने घर पे रहता था, किसी साथ? मम्मी के साथ अपने रहता था, ठीक है। और 7 से 18 साल तक कहाँ रहता था? अंडर सुपरवाइजर। जो पेडोनोमस मैंने बताया सुपरवाइजर होता था, उसको पेडोनोमस बोलते थे, ठीक है। तो बच्चा 7 साल तक मम्मी के साथ रहा,
और जो 7 साल में कमजोर रहा उसको फेंक देते थे, कहाँ से, पहाड़ से। पहाड़ का नाम क्या था, माउंट टाइग्रिस था। तो 7 साल से 18 साल को बच्चों को भेजा जाता था ट्रेनिंग के लिए, कहाँ पे, एक सुपरवाइजर देता था ट्रेनिंग, सुपरवाइजर का नाम क्या था, पेडोनोमस। वेयर करेजियस क्वालिटीज वर गिवन एंड कावर्डनेस वाज रिमूव, मतलब कायरता को हटा दिया जाता था और करेजियस एटीट्यूड डाल दिया जाता था, ठीक है, बच्चों में। फिर क्या बोला है, एट द एज ऑफ 12 विगरस ट्रेनिंग स्टार्टेड, ओनली वन गारमेंट वॉज गिवन फॉर विंटर। तो 12 साल के बच्चों को क्या किया जाता था, 12 साल का जैसे बच्चा हो जाता था ना, उसको बहुत ही ज्यादा मतलब कठोर ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते थे, ठीक है, विगरस ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते थे। और बच्चों को क्या देते थे, सिर्फ एक ही कपड़ा देते थे ठंडी में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग गेम्स भी करा, रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, डिस्कस, जैवलिंग थ्रो, रेसलिंग, स्विमिंग, मार्चिंग, हॉर्स राइडिंग। तो जैसे एग्जाम आया था 2023 में, क्वेश्चन आया था, मतलब फर्स्ट हु वाज द फर्स्ट टू बी नेक्ड करके आया था, मतलब जिनको मतलब नग्न अवस्था में पहले कौन आए थे हिस्ट्री में, स्पोर्ट्स में। तो वो स्पार्टा आए थे। आपको क्वेश्चन आया हुआ, रुके मैं दिखाई देता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ तब से, आपको बता रहा था ना क्वेश्चंस के बारे में, आपको दिखाता हूँ पहले, फिर आपको पढ़ाना चालू करूँ। देखिए सारा नोट्स बना हुआ है, ठीक है, काफी अच्छा। देखिए आप अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। देखिए आपने सुना है कहीं इस चैप्टर में, व्हेन वाज द सोसाइटी फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स मर्ज विद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये तो चलिए वन लाइनर है, आप बता देंगे, सिंपल सा है। इन पेंटाथलॉन, व्हाट डज पेंटाथलॉन मीनिंग, अब पेंटाथलॉन का मतलब ही नहीं पता होगा आप लोगों को, काफी लोगों को। तो ये सब कहाँ से पता चलेगा, जब आप चीजें डीप में पढ़ेंगे तो। अब देखिए, वुमेन हैड अ सेपरेट कंपटीशन इन गेम्स ड्यूरिंग ओलंपिक्स व्हिच वर हेल्ड इन द ऑनर ऑफ। अब ये वुमेन्स का ओलंपिक होता था अलग से, आपको पता भी है। तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, जो थोड़ा डीप में है। ये तो सिर्फ मैं 2022 के क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, 2023 के भी और डीप में पूछा गया है। देखिए अभी जो मैं पढ़ा रहा था, हु वर द फर्स्ट टू बी स्ट्रिप्ड नेक्ड इन द कंपटीशन, कौन थे, स्पार्टा थे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मैं कराऊंगा चैप्टर वाइज जब पढ़ाना चालू करूंगा, ठीक है। तो ये कौन थे, स्पार्टा थे, मैंने बताया आपको, यहाँ पे पढ़ा रहा था जब इनका टाइमलाइन यहाँ पे थे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा था, तो क्या बताया मैंने आपको, बताया ना कि जो बच्चा 12 साल का होता था स्पार्टन वाला, विग्रस ट्रेनिंग स्टार्टेड, ओनली वन गारमेंट वॉज गिवन फॉर विंटर। मतलब बच्चा तब तक क्या रहता था, मतलब नेक्ट रहता था। 12 साल के बाद बच्चों को मतलब बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग दिया जाता था, और एक ही कपड़ा दिया जाता था पहनने के लिए, ठंडी में भी सोचिए। अब आपको तो इतना सारा जैकेट, स्वेटर, जैकेट चाहिए रहता है, पर उस समय सिर्फ एक गारमेंट दिया जाता था, ठीक है। तो इसी को पढ़, इसी को ओढ़, जो करना कर। फिर जैसे ही बच्चा 18 साल का हो जाता था, एट द एज ऑफ 18 द बॉयज वेयर एनरोल्ड इन सीक्रेट कॉर्प्स कॉल्ड क्रिप्टिया फॉर प्लेंडिंग और स्पाइंग। प्लेंडिंग और स्पाइंग मतलब जासूसी। तो जैसे ही बच्चा 18 साल का हो जाता था स्पार्टन पीरियड में, तो बच्चों को सीक्रेट कॉर्प्स में बना हायर कर दिया जाता था। उसका नाम क्या था, सीक्रेट कॉर्प्स का क्रिप्टिया। जैसे आपका एनसीसी होता है ना, कॉर्प्स होता है, नेशनल कैडेट्स कॉर्प्स, तो ऐसे ही उसका वहां का एक सीक्रेट कॉर्प्स था, जो जासूसी करने का काम करते थे। तो बच्चे जो 18 साल के हो जाते थे, उनको हायर कर लिया जाता था, किसमें, सीक्रेट कॉर्प्स में। उनका काम क्या रहता था, जासूसी का, जिसको हम क्रिप्टिया बोलते हैं। क्लियर है। फिर क्या बोला है, एट द एज ऑफ 20 दे वेंट टू लिव इन बैरक्स। अब बैरक्स होता है ना, जैसे मान लीजिए बैचलर लोग का होता है, जैसे एक घर है, यहाँ पे एक लड़का है, दूसरा लड़का, लाइन से बैरक्स में रखा जाता था। तो जब बच्चा जैसे 20 साल का हो जाता था, उसको बैरक्स में भेज दिया जाता था, ठीक है, आप जाके अब बैरक्स में रहो, परिवार से दूर, फैमिली से, अपने माता पिता से। डिसिप्लिन एंड रिमेन्ड कंटिन्यूअसली इन द ट्रेनिंग टिल द एज ऑफ 30 ईयर्स ऑफ एज। 7 साल तो बच्चा मम्मी के साथ रहता था, 7 साल के बाद कहाँ, 7 से 18 साल कहाँ चल जाता था, ट्रेनिंग के लिए सुपरवाइजर के पास। अब वहां से कहाँ जा रहा है, 20 साल का हो जा रहा है, तो बैरक में चल जा रहा है और दूर, जहां पे उसको बच्चे को डिसिप्लिन के बारे में और कंटिन्यूसली ट्रेनिंग दी जाती थी, बच्चे को और हार्स और मतलब और कठोर ट्रेनिंग दी जाती थी। कब तक, जब तक बच्चा 30 साल का ना हो जाए। फिर ठीक है, फिर 30 साल का हो गया तो क्या होता था, 30 साल का हो गया तो एट द एज ऑफ 30 दे लिव इन द बैरक्स। बैरक्स में बच्चों को भेज दिया जाता था रहने के लिए, ठीक है। एंड बिकेम द सिटीजन ऑफ स्पार्टा एंड वर अलाउड टू मैरी बट दे स्टिल हैव टू लिव इन द बैरक्स। अब 30 साल का कोई हो रहा है, तब उसको भेजा जा रहा है कहाँ, बैरक, शादी करने के लिए, तब आप उसको परमिशन दे रहे हैं, ठीक है। तो शादी करने के बाद भी कहाँ रखना पड़ रहा है आपको, बैरक्स में ही रखना पड़ रहा है। दे लिव इन द बैरक्स टू द एज ऑफ 60 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 30 साल का था तब उसको शादी मिला, तब नागरिकता मिली उसको। नागरिकता मिलने के बाद भी 30 साल से 60 साल तक बैरक में ही रहेगा। जब 60 साल हो जाएगा तब वो आएगा अपने परिवार के साथ, मतलब अपने फैमिली के पास, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं पहले की जो स्पार्टन पीरियड थी, मैंने बताया जैसे आपको, डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट फॉलो होता था, मतलब तानाशाही वाला, ठीक है। तो मतलब समझ सकते हैं कितना कैसा था ये जो इनका गवर्नमेंट इस टाइम का था, स्पार्टन पीरियड में, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं आगे।
अब जो हमारा अगला पीरियड है, जो तीसरा पीरियड हम पढ़ने जा रहे हैं, वो कौन सा पीरियड है? अर्ली अथेनियन पीरियड। मैंने बताया था आपको अथेनियन मतलब क्या हो जाएगा, ए से अच्छा। और स्पार्टा वाला दूसरा था। दो फेमस सिटी थी ग्रीस में, एक था एथेंस और स्पार्टा। स्पार्टा मतलब थोड़ा तानाशाही वाला, डिक्टेटोरियलशिप वाला, और एथेनियंस मतलब अच्छा वाला। तो क्या बोला है, इन दिस पीरियड मैन वॉज कंसिडर टू बी मैन ऑफ एक्शन एंड मैन ऑफ विजडम बोथ। तो अर्ली अथेनियन पीरियड में मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम दोनों बनाया जाता था। मतलब इंसान को थोड़ा थोड़ा लड़ाई वाला भी क्वालिटी सिखानी है, और इंसान को अच्छे मॉरल वैल्यूज भी देनी है, नैतिक सिद्धांताएं भी इंसान में डालनी है। देखिए, होमेरिक पीरियड में मैंने बताया आपको मैन को कैसा तैयार किया जाता था, सिर्फ और सिर्फ नैतिक सिद्धांताएं दी जाती थी, ठीक है, मैन ऑफ विजडम। फिर जो मैंने दूसरा पीरियड पढ़ाया, यहाँ पे क्या पढ़ा है स्पार्टन पीरियड में, कि मैन को मैन ऑफ एक्शन पर आया जाता, ठीक है, खाली मार्केट वाला बनाया जाता था। अब आगे क्या पढ़ा हमने, अभी जो पढ़ने जा रहे हैं कि इसमें दोनों चीज को डेवलप किया जाता है, ठीक है। तो अथेंस मतलब अच्छा वाला, ठीक है, याद रखिएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर क्या बोला है, अथेनियंस वेयर मोर ऑफ डेमोक्रेटिक थॉट्स, मतलब बहुत ही डेमोक्रेटिक थॉट्स के थे। अनलाइक स्पार्टन्स, द अथेनियंस सेलिब्रेटेड द ब्यूटी ऑफ द ह्यूमन फॉर्म इन डांस, आर्ट, रिलीजियस राइट्स एंड एथलेटिक्स इन न्यूमरस फेस्टिवल्स। यहाँ पे काफी सारे फेस्टिवल्स होते थे अर्ली एथेंस में, ठीक है। बच्चे डांस भी करते थे वहां के लोग, ठीक है, अलग अलग रिलीजियस राइट से एंजॉय करते थे, बहुत सारे गेम्स भी होते थे, ठीक है, इसलिए एथलेटिक्स बोला गया वहां पे। तो फिर क्या बोला है, मोर ओवर मेथड्स ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग इन एथेंस वेयर लेस हार्श देन इन स्पार्टा। तो जो मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग था, ट्रेनिंग देने की प्रक्रिया थी, वो एथेंस में कम हार्श थी, मतलब कम कठिनाई दी थी इन कंपेरिजन टू स्पार्टा। तो यहाँ पे एक रूल था, ठीक है, तो पूछता एग्जाम में ऐसे वन लाइनर में, द फर्स्ट फ्रेम्ड लॉ ऑफ एथेंस वाज नोन एज व्हाट। तो आपको बताना पड़ेगा ड्राको। एक रूल था वो, मतलब फ्रेम्ड रूल, उसका नाम था ड्राको। आपको नाम याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि बोल्ड में मैंने लिखा है, मतलब आपको याद करना ही है, ठीक है। क्लास में ज्वाइन करेंगे तो आपको इसका नोट्स भी मिल जाएगा। काफी लंबा समय से हो गया आपको हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते, लेक्चर हाथ पैर दुखने लगे बैठ के, ठीक है। फिर क्या बोला गया आगे, अप टू द एज ऑफ 7 द चाइल्ड वर इंस्ट्रक्टेड बाय हिज मदर एट होम। तो जैसा कि स्पार्टन पीरियड में हो रहा था, बच्चा जब 7 साल तक था तो बच्चे को अपनी मम्मी के पास रखते थे। तो यहाँ पे भी अथेनियन पीरियड में बच्चे को मम्मी के पास रखते थे, ठीक है, 7 साल तक। पर यहाँ पे बच्चा कमजोर बच्चे को फेंक नहीं देते थे, ठीक है, जैसा स्पार्टन पीरियड में फेंक रहे थे, कमजोर है तो उसको मार दो, फेंक दो। फिर क्या होता था, जैसे बच्चा अर्ली अथेनियन पीरियड में 7 साल तक हो जाता था बच्चा, तो बच्चे को एक पेलिस्ट्रा में जाता था, ठीक है, जो रेसलिंग स्कूल है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। बच्चा जब 7 साल के बाद हो जाता था अथेनियन पीरियड में, उसको कहाँ भेजा जाता था। तो पेलिस्ट्रा जगह का नाम था, जिसको हम बोलते हैं रेसलिंग स्कूल। रेसलिंग स्कूल का नाम है पेलिस्ट्रा। और डिडास्केलम मतलब म्यूजिक स्कूल। आपके एग्जाम में पूछ लेगा डिडास्केलम क्या था, डांस स्कूल, द डांस स्कूल पूछ लेगा, फिर द म्यूजिक स्कूल। तो आप अगर डीडा मतलब समझेंगे डांस, और डांस मार्क करके आ जाएंगे, पर गलत हो जाएगा। तो डिडास्केलम जगह का नाम कौन सा था, म्यूजिक स्कूल था, ठीक है। और फिजिकल एजुकेटर, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था 2023 में आपके सीयूटी में, आप पेपर देख लीजिएगा। आपको मैं पेपर भी प्रोवाइड करा दूंगा कुछ दिनों में, ऐप में डाल दूंगा टेस्ट सीरीज, वहां पे सभी लोग जाके ज्वाइन दीजिएगा सीयूटी यूजी फिजिकल एजुकेशन का 2023 का पेपर, ठीक है। मैं टेस्ट सीरीज बना रहा हूँ, तो सभी के लिए उसको फ्री में डाल दूंगा। सभी लोग अटेम्प्ट मस्त करिएगा, आपको दिमाग में आएगा कि पेपर ऐसा आता है सर, और सर जो बता रहे थे पढ़ा रहे थे वो सही बता रहे थे। तो फिजिकल एजुकेटर जो थे, जो भी फिजिकल एजुकेशन की मतलब शिक्षा देते थे उस समय अर्ली अथेनियन पीरियड में, उनको बोलते थे पेडो ट्राइब, मतलब पैसा देके, पेड मतलब होता है पेडो ट्राइब, ठीक है। कोई भी मतलब एक्टिविटीज का जो होता है ना, उसको फिजिकल एजुकेटर बोलते हैं, जैसे इंस्ट्रक्टर बोलते हैं आजकल, तो वहां पे उस समय फिजिकल एजुकेटर बोलते थे। और यहाँ पे मड बाथ फेमस था। तो ये आपका अर्ली अथेनियन के बारे में हो गया, ठीक है। एक सेकंड का पॉज लेते हैं, मैं पानी पी के आता हूँ, यहाँ पास में रखा नहीं हूँ, थोड़ा सा रुकेगा, ठीक है, स्क्रीन को स्टॉप करता हूँ। ठीक है, तो आगे बात करते हैं अर्ली अथेनियन के। अब यहाँ पे मैंने बताया आपको अर्ली अथेनियन पीरियड था, यहाँ पे कुछ कुछ गेम्स होते थे, ठीक है। अब कुछ कुछ गेम्स होते थे, अब वो कौन कौन से गेम्स होते थे आपको ये भी पता होना चाहिए। देखिए, ये पेन हेनलिक गेम्स होते थे, ठीक है, जो गेम्स होते थे ना यहाँ पे, उनका नाम था पेन हेनलिक गेम्स। मतलब यहाँ पे डेल्फी था, आप देख सकते हैं ग्रीस का मैप, डेल्फी, कॉर्निथ, नीमिया, ओलंपिया, इस्थीमिया, अथेंस। तो यहाँ अलग अलग जगह पे अलग अलग गेम्स होते थे, और सबका नाम क्या था, पेन हेनलिक गेम्स। तो इसके अंदर बेसिकली आते थे 4 गेम्स, ठीक है, जिसका नाम क्या, पेन मतलब हो गया ऑल, हेनलिक मतलब जो भी पीपल थे, यूनान मतलब ग्रीस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 गेम्स कराए जाते थे, ठीक है। यहाँ पे पहला था ओलंपिक गेम्स,
दूसरा था पाइथियन गेम्स, तीसरा था स्थिमियन गेम्स और चौथा था कौन सा, निमियन गेम्स। अब ओलंपिक गेम्स के बारे में क्या बोला है कि ओलंपिक गेम्स की शुरुआत कब हुई, एंशियंट ओलंपिक्स की बात कर रहा हूं, 776 बीसी में। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है सीयूटी में। सिर्फ 2 ही साल की बता रहा हूँ मैं, 2022 में हुआ सीयूटी यूजी फिजिकल एजुकेशन, 2023 में हुआ। और जो जो क्वेश्चन पूछे इस चैप्टर से, इस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आए हैं। और जो ओलंपिक गेम्स होते थे किसके हॉनर में कराया जाता था, गॉड जीएस के। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो गॉड जीएस मतलब सबसे बड़ा, गॉड ऑफ स्काई। ठीक है, जो सबसे बड़ा कौन होता है, स्काई होता है, तो ऐसे करके याद कर सकते हैं, गॉड जीएस इज ऑल्सो नोन एज गॉड ऑफ स्काई। अब ये कहाँ पे होते थे, ओलंपिया में होते थे। ठीक है, ओलंपिक गेम्स कहाँ होते थे, पहले ओलंपिया में कराए जाते थे, लोकेशन है, ठीक है, ग्रीस में एक जगह है ओलंपिया नाम, वहां पे कराए जाते थे। फिर आते हैं दूसरा गेम होता था पेनल गेम्स के अंदर, क्या नाम था, पाइथियन गेम्स था। तो पाइथियन गेम्स था वो किसके ऑनर में कराया जाता था, गॉड अपोलो के। ठीक है, अपोलो मतलब गॉड का नाम है, ठीक है, इनके हॉनर में कराया जाता था। और अपोलो को हम बोलते हैं गॉड ऑफ म्यूजिक बोलते हैं। और कहाँ होता था, डेल्फी में होता था। लोकेशन कहाँ पे होता था पाइथियन गेम्स का, डेल्फी में। तो ऐसे करके याद कर सकते हो, पाइथियन गेम्स मतलब होता है पाइथन सांप, सुना होगा आपने, स्नेक पाइथन। तो पाइथन सांप काटेगा आपको तो कहाँ जाओगे, अपोलो हॉस्पिटल में जाओगे। ठीक है, तो मतलब पाइथियन गेम्स किसके अंदर में होता था, गॉड अपोलो, ऐसे ट्रिक बना के याद कर सकते हो। और पाइथियन गेम्स कहाँ होते थे, डेल्फी में होते थे। मतलब पेन ड्राइव, डी, पेन ड्राइव, पाइथन गेम्स, डेल्फी, हुआ ना, ट्रिक बना ना, ऐसे करके याद करते हैं तभी चीजें याद रहती हैं। ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री की, इसमें कुछ समझना तो है नहीं, सुनना है, अच्छा नोट चाहिए, अच्छा एक बार सुन ले, समझा दे कोई ट्रिक से तो याद रहे, दिमाग में बैठा रहे। तो अब बात करते हैं स्थिमियन गेम्स की। तो स्थिमियन गेम्स में क्या बोला है, स्थिमियन गेम्स होती थी गॉड पोसिडन के हॉनर में कराई जाती थी, जिनको हम बोलते हैं गॉड ऑफ ओशियन। ठीक है, कहां पर होता था, ये होता था आपका कॉर्निथ में। तो स्थिमियन गेम्स है, ये किसके हॉनर में कराया जा रहा है, पोसिडन के। आप कैसे करके याद कुछ तो आपको इसका भी ट्रिक बना के याद करना पड़ेगा। ठीक है, जो पॉसिडन है मतलब पॉइजन, पॉइजन मतलब सांप वाला जहर, पॉइजन वाला स्नेक कहाँ पाया जाता है, ओशियन में पाया जाता है। पॉइजन वाला स्नेक कहाँ पाया जाता है, ओशियन में पाया जाता है, समुद्र में। तो पॉसिडन गॉड इज ऑल्सो नोन एज गॉड ऑफ ओशियन, बनाना ट्रिक। और स्थिमियन गेम्स की बात करें तो यहाँ पे आईसी है, मतलब ऐसे होता है ना आपका आईसीएससी बोर्ड होता है, तो आईसी करके ऐसे याद कर सकते हैं, स्थिमियन गेम्स वॉज हेल्ड एट कॉरिनिथ। ठीक है, फिर बचा क्या हमारा, नीमियन गेम्स बचा, जो पेन लीग के अंदर आता है। जो नीमियन गेम्स भी किसके अंदर में होता था, गॉड जीएस के अंदर। ठीक है, गॉड ऑफ स्काई जिसको बोलते हैं, जो पहला वाला था गॉड। और फिर ये एन ए करके याद कर सकते हैं, नीमियन गेम्स कहाँ होता था, एर्गोलिस में होता था। तो ये याद कर सकते हैं एन ए करके, इसको भी आप याद कर सकते हैं। तो ये हमने बात कर लिया, 3 पीरियड के बारे में बात किया है, ठीक है, अब तक मैंने। इसको नीचे ले आने दीजिए। देखिए मैं अभी तक ग्रीसी के बारे में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इतना डीप में। आगे बढ़ते हैं। देखिए तो मैं बता रहा था आपको कि ग्रीस के बारे में अब तक हम पढ़ रहे थे, ठीक है। मैंने आपको कितना पढ़ाया, होमेरिक पीरियड के बारे में पढ़ा दिया पहला वाला। फिर स्पार्टन पीरियड के बारे में डिटेल में पढ़ाया। फिर अर्ली अथेनियन के बारे में पढ़ाया। फिर मैंने बताया कि कुछ कुछ गेम्स होते थे, पेन एंड लीग गेम्स, उसके बारे में बताया। अब हमें पढ़ना है किसके बारे में, लेटर अथेनियन पीरियड के बारे में। चलिए उसको भी अभी अभी पढ़ लेते हैं, हालांकि वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। ठीक है, तो ये रहा आपका लेटर अथेनियन पीरियड के बारे में। ठीक है, ये रहा। तो यहाँ पे क्या बोला है, जैसे मैंने बताया था, कोई भी आपसे पूछे तो मैंने बताया आपको, ग्रीस को हम बोलते थे, पहले स्लाइड में दिखाया था, गोल्डन गोल्डन पीरियड बोलते थे। ठीक है, तो ग्रीस के अंदर भी तो 4 पार्ट है। तो जो चौथा पार्ट था ना, इसको बेसिकली बोलते हैं, अगर हम बात करें और डीप में, तो ये कहा जाता था बेसिकली गोल्डन एरा ऑफ ग्रीस हिस्ट्री, विच पीरियड, लेटर अथेनियन पीरियड। ठीक है, अब ऑप्शन जैसा आएगा आप वैसा आंसर कर दीजिएगा। तो दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ ट्रांजिशन, मतलब एज ऑफ ट्रांजिशन है, यहाँ पे काफी बदलाव आया। तो दिस पीरियड वाज नोन एज पीरियड ऑफ फिलोसफर्स एज सोक्रेट्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। ये प्लाटो से क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर एग्जाम में आपके सीयूटी में, देखिएगा पेपर को। प्लाटो वाज रिलेटेड टू विच गेम। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो पीरियड था लेटर अथेनियन पीरियड, ये मतलब बहुत सारे फिलोसफर्स थे, जो बड़े बड़े फिलोसफर्स थे ना, उनका यहाँ पे हमें उनके बारे में पता चला यहाँ पे। जैसे कि सोक्रेट्स हो गए, प्लाटो हो गया, एरिस्टोटल हो गए, जो कि इस पीरियड से बिलोंग करते हैं। फिर क्या बोला प्लाटो के बारे में, प्लाटो पार्टिसिपेटेड इन रेसलिंग, आया ना प्लाटो का इसमें नोट्स में, कंटेस्टेड एट एंशियंट ओलंपिक्स एंड वॉन। फिर क्या बोला, हिपोक्रेट्स ऑफ दिस पीरियड वाज द ग्रेट लीस्ट ऑथोरिटी ऑफ मेडिकल जिम्नास्टिक्स, फादर ऑफ मेडिसिन शायद हिपोक्रेट्स हैं आपके। ठीक है, तो हिपोक्रेट्स भी इसी पीरियड के थे। फिर क्या हुआ कि इसको हम गोल्डन एरा ऑफ ग्रीस हिस्ट्री क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे फिलोसफर्स जो अच्छे अच्छे हैं आजकल,
उनका इसी पीरियड में जन्म हुआ था, उनके बारे में हमें पता चला। ठीक है, कौन कौन से, सोक्रेट्स हो गए, प्लाटो हो गए, एरिस्टो हो गए, एरिस्टोटल। फिर क्या हुआ, जो अथेंस था, जो ग्रीस था, अब तक हमने ग्रीस के बारे में पढ़े थे, तो ग्रीस पे क्या हुआ, रोमन्स ने अटैक कर दिया। खत्म होते हो कैसे खत्म हुआ, खत्म तो ऐसे हुआ ना, रोमन एम्पायर अटैक्ट ऑन सेवरल सिटी स्टेट्स। तो जो अलग अलग स्टेट्स थे ग्रीस के, मैंने बताया था आपको मैप में, वहां पे क्या किया, रोमन्स ने अटैक करना चालू कर दिया। तो आखिरी बैटल हुआ, बैटल ऑफ कॉर्निथ, जगह का नाम तो याद है आपको मैप में। तो द ग्लोरियस ग्रीस वॉज कोलैप्स, तो यहाँ पे ग्रीस जो था वो कोलैप्स हो गया। आपको मैप में दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए, यहाँ ये रहा कॉर्निथ आपका। तो ये लास्ट बैटल यहाँ पे हुआ था अलग अलग। फिर तो ये हमने ग्रीस के बारे में पढ़ा था। फिर यहाँ पे रोमन्स ने अटैक कर लिया, और यहाँ पे ग्रीस के बारे में हमें हिस्ट्री पूरा पढ़ लिया, क्या क्या फिजिकल एजुकेशन में इनका रोल था। ठीक है, थोड़ा सा और बचा हुआ है इसके अंदर। स्पार्टा और एथेंस दो पीरियड था ग्रीस में। स्पार्टा मतलब मारकाट, एथेंस मतलब अच्छा। ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। आगे देखिए, हमें पढ़ना है रोम के बारे में, पढ़ना है, बहुत ही छोटा छोटा स्लाइड से आगे तो ग्रीस का ही बेसिकली सबसे ज्यादा मतलब योगदान था फिजिकल एजुकेशन की बात करें, तो इसलिए हमने उसके डीप में पढ़ा। मैंने बताया था कि फिजिकल एजुकेशन ग्रीस में से बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, रोमन्स का भी इंपॉर्टेंट है, फिर जर्मनी का है कुछ कुछ छोटा छोटा, फिर स्वीडन, डेनमार्क, रशिया, इंग्लैंड। ठीक है, फिर थोड़ा यूएसए का है, फिर हम इंडिया पे बात करेंगे। तो ऐसे आपके बहुत सारे मतलब अच्छे अच्छे अभी आगे हमें बचा हुआ है पढ़ना इसके अंदर। ठीक है, आप देख सकते हैं सब कुछ आपका नोट्स बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा देखिए पहला टॉपिक इतना बड़ा था। ठीक है, यहाँ पे आपका पहला टॉपिक खत्म होगा। फिर यहाँ दूसरा टॉपिक देखिए एक पेज का है, फिर तीसरा हो गया, चौथा हो गया। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस मैंने ऐड करके रखे हुए हैं। तो अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने बता दिया कैसे ज्वाइन करना है। डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है और ज्वाइन करना है। हो सके तो मैं वीडियो भी आपको लगा दूंगा बीच में, या फिर पहले स्टार्टिंग होने से वीडियो के, वहां से आप देखकर ज्वाइन कर लीजिए कैसे ज्वाइन करना है। अगर आप कर रहे हैं सीयूटी यूजी फिजिकल एजुकेशन डोमेन की तैयारी, तो मैं आपको बिलीवली कह सकता हूँ कि आपको इससे अच्छी क्लास इतने कम प्राइस में इतनी सारी सुविधाएं कोई नहीं देगा। कोई अलग मिल रहा हो, कहीं महंगा मिल रहा हो, कहीं सस्ता मिल रहा हो, वो अलग बात होती है। पर पढ़ाई आपको अच्छा मिलना चाहिए, ताकि आपका नंबर अच्छा है और आपके ड्रीम कॉलेज में सिलेक्शन हो। मैं आपको आपको ज्वाइन करना चाहिए कोर्स, अगर आपको तैयारी करना। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं, पॉसिबल होगा तो आगे भी आपको एज अ डेमो पढ़ाएंगे, इस कोशिश करेंगे इस यूनिट को कवर करा दिया जाए। बेसिकली एक आपका डेमो लेक्चर था, जो मैंने सोचा कि बनाकर एक ऐप पर भी अपलोड कर देता हूँ, ताकि कोई बच्चा बोलते हैं कि सर कैसा पढ़ाते हो, दिखा दो। तो मैं सोचा उस लिए भी डाल देता हूँ और यूट्यूब पे भी डाल देता हूँ, कि ताकि कोई बच्चे को देखना हो, ज्वाइन करना हो, तो एज अ रेफरेंस लेकर ज्वाइन कर सकता है। बाकी आप पूछ लेंगे अपने कॉलेज में किसी भी एलएनआईपी के सीनियर से, तो आपको रेकमेंड कर देगा, हमारे क्लासेस को रेकमेंड करने के लिए कोई भी आपको ज्वाइन करेगा। ठीक है, वीडियोस कम आ पाती है यूट्यूब पे पढ़ाई को रिगार्डिंग, खाली अपडेट्स आ पाती हैं, क्योंकि इतने सारे कोर्सेज चल रहे हैं कि इतना टाइम नहीं मिल पाता आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, काफी जल्दी अपडेट्स मिलेगा। बाकी कोई भी अपडेट्स आती है तो मैं जरूर आपको यूट्यूब पर वीडियो बनाकर बता देता हूँ। तो फिजिकल एजुकेशन, बाय बाय।